हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मैथ्स विद राकेश छोकर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार स्टेट के बारे में। आपको पता है बहुत जल्द आपके बिहार स्टेट के आपकी वैकेंसी, जिसको हम सिर्फ वही तो आपकी पात्रता परीक्षा ही है, आपका नोटिफिकेशन आने वाला है और बहुत जल्दी आपकी बीपीएससी 4.0 की आपकी वैकेंसी निकलने वाली है। मैं ऑलरेडी कुछ चीजें आपको बता चुका हूं, बस जस्ट आपको बता रहा हूं कि मैंने एक बैच शुरू किया है जो आपका बिहार स्टेट और बीपीएससी 4.0 का जो आपका पेपर 1 आता है, जो मैथ का होता है, टीजीटी मैथ बोल सकते हैं, उसका मैंने एक बैच शुरू कर रखा है और उसकी आज की ये आपकी एक डेमो क्लास है। मैं इससे पहले आपको क्या क्या करा चुका हूं। सबसे पहले मैंने आपका बिहार स्टेट का 2025 का आपका कंप्लीट सिलेबस और एग्जाम पैटर्न बताया था पेपर 1 का। और आपका जो पेपर 1 का मैंने भी ये सिलेबस और एग्जाम पैटर्न बताया था, इसी का मैं एक प्रीवियस ईयर पेपर का भी डिटेल्ड सॉल्यूशन करा चुका हूं, जिसमें मैंने आपको कंप्लीट मैथ पढ़ाया है जो आपका 100 नंबर का आता है। आपको पता है बिहार स्टेट पेपर 1 आपका 150 नंबर का लिया जाता है, उसमें से 100 नंबर का आपका कंसर्न सब्जेक्ट, क्योंकि मैं मैथ की बात कर रहा हूं तो 100 नंबर का मैथ आता है। और उस 100 नंबर को मैंने इस वीडियो में पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन कराया है। आई होप ये दोनों वीडियोस आपने देख ली होंगी, काफी स्टूडेंट्स ने देखी हैं और बहुत ढेर सारा प्यार दिया है, उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद अब मैं ये पहली डेमो वीडियो बना रहा हूं। ये जो मैंने बैच बनाया है इसका नाम है एकलव्य बैच और इसकी ये डेमो क्लास है। ये जो बैच रहेगा ये आपका बिहार स्टेट पेपर 1 मैथ के लिए रहेगा और आपका जो बीपीएससी ट्राई 4.0 है वो जो आपका 6 से 8 क्लास का मैथ का सिलेबस है और 9th से 10th क्लास के पेपर का मैथ का सिलेबस है, वो कंप्लीट इस बैच में कराया जाएगा। आज की डेमो क्लास में हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। और अगर मैं थोड़ा सा अपने बैच के बारे में बताऊं तो बैच का नाम एकलव्य बैच है। आपका बिहार स्टेट और बीपीएससी दोनों कराए जाएंगे इसमें, और बीपीएससी का 8वीं से 10वीं तक का दोनों पेपर का सिलेबस होगा इसमें और बिहार स्टेट का सिलेबस होगा। ये आपकी फीस रहेगी। इस डेमो क्लास से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपने ये कोर्स परचेज करना है या नहीं। मेरी तरफ से कंप्लीट सिलेबस पढ़ाया जाएगा। ये मेरा ऐप है मैथ्स विद राकेश छोकर। आप इस पर जाकर, अब जो फिलहाल वीडियो चल रही है ये इस ऐप पर भी चल रही है और आप वीडियो यूट्यूब पर भी देख रहे हो। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर कोई भी क्वायरी हो तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। चलिए थोड़ा सा सिलेबस का बता देता हूं ताकि आपको समझ आए। जो बिहार स्टेट का डिटेल्ड सिलेबस की वीडियो बना चुका हूं, ये आपका रिवाइज्ड सिलेबस है लेटेस्ट बिहार स्टेट का। ये इससे आपका 100 नंबर का आपका पेपर आता है और इसमें से मैंने आज ये पहला टॉपिक उठाया है नंबर सिस्टम, जिसके आगे लिखा हुआ है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं जिनको इंग्लिश में हम रियल नंबर बोलते हैं। अब सिर्फ आप ये मत समझना कि सिर्फ वास्तविक संख्या ही पढ़नी है। जो सिलेबस दिया गया है बिहार स्टेट ने वो सिर्फ एक छोटे से शब्द में दे रखा है। एक्चुअल में अगर मैं वास्तविक संख्या की बात करता हूँ, थोड़ा सा और बताता हूँ, चलिए चलिए पहले यही बता देता हूँ। जो आपका वास्तविक संख्याएं हैं उसका ये डिटेल्ड सिलेबस है। जो हम आज नंबर सिस्टम में आपकी वास्तविक संख्याएं रियल नंबर पढ़ने वाले हैं उसमें ये सारी चीजें पढ़ेंगे। और ये कहाँ से ली है, ये आपका 9th और 10th की जो एनसीईआरटी की बुक होती है मैथ की, वहां से लिया गया है। और ये सारी चीजें पढ़ के आपको बोर नहीं करूंगा, बस सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ रियल नंबर लिखने से अर्थ है ये सारी चीजें जो आपको यहाँ नजर आ रही है। और इसमें ये 2 स्लाइड का डिटेल सिलेबस है आपका रियल नंबर का। नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे। लेकिन थोड़ा सा अगर मैं वापिस आऊं, ये जो मैंने आपको सिलेबस दिखाया था पीछे, ये आपका बिहार स्टेट का था। लेकिन साथ में अगर मैं बीपीएससी की बात करता हूं तो 6 to 8 और 9 to 10 ये कंप्लीट सिलेबस जो आपको नजर आ रहा है वो इस कोर्स में पढ़ाया जाएगा। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं होगा जो यहाँ लिखा हुआ है और आपको पढ़ाया नहीं जाएगा। और इसमें आपके कंप्लीट मैथ की तैयारी होगी, ये मेरी गारंटी है। आप इस डेमो वीडियो को देखकर इस बात का भरोसा ले सकते हैं कि आप मेरे साथ अगर ये तैयारी करेंगे तो मंजिल आपको डेफिनेटली मिलेगी। एक चीज आपको यहाँ पर बता दूं, जो फिलहाल मैं अब आपको जो जो चीज करा रहा हूं वो सारी चीजें आपको एक वीडियो के पीडीएफ सॉल्यूशन में मिलेंगी। कहने का मतलब जो भी इसमें लिखा हुआ है इस पीडीएफ में पर्टिकुलर में, ये आपको मेरी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। इसके बाद जब आप अगर नेक्स्ट वीडियो देखते हो, बैच ज्वाइन कर लेते हो, तो उसके बाद सभी वीडियो के साथ आपको पीडीएफ सॉल्यूशन मिलेगा। कहने का मतलब अपनी तरफ से आपको नोट्स बनाने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। साथ में मैं कंसेप्ट तो कराऊंगा ही, लेकिन एक चीज और बता दूं मैं आपको, मैं चीजें इतनी बेसिक से कराऊंगा कि आपको कंप्लीट कंसेप्ट समझ आएगा और सारी प्रैक्टिस आपकी इसी क्लास में करा दी जाएगी। एक बहुत सारे स्टूडेंट का आपका कमेंट था कि सर क्या अगर आप अब बैच शुरू करते हो
तो टाइम से पहले सिलेबस हो जाएगा। पहली बात तो अभी आपका नोटिफिकेशन नहीं आया है, हम आराम से सिलेबस करेंगे। अगर आपका नोटिफिकेशन आ जाता है तो हम अपनी स्पीड को बढ़ा देंगे और आपका सिलेबस टाइमली कराया जाएगा। ये मेरी गारंटी होगी, अगर आप कोर्स परचेज करेंगे तो कोर्स टाइमली पूरा कराया जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं कोई पहला कोर्स बना रहा हूं, मेरे ऐप पर आपको और बाकी टीचिंग एग्जाम्स के लिए भी कोर्स मिल जाएंगे, केवीएस के लिए, एनवीएस के लिए, ईएमआरएस के लिए, एचटेट के लिए, उनमें कुछ कोर्स पूरे हो चुके हैं। तो मेरा रिकॉर्ड यही है, अगर मैंने कोई चीज शुरू की है तो उसको बहुत अच्छे तरीके से पूरे करने का मेरा रिकॉर्ड रहा है। तो आप आराम से मेरे साथ ये चीजें सीख सकते हैं। आपका मैथ का कुछ भी लेवल हो, आप मेरे साथ पढ़कर बहुत कंफर्टेबल महसूस करेंगे। मैं जो भी पढ़ाऊंगा वो बाइलिंगुअल रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि बिहार स्टेट में तैयारी करने वाले ज्यादातर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, लेकिन मेरी आदत है कि मैं दोनों लैंग्वेज में आपको पढ़ाऊं। मैं इंग्लिश में पढ़कर आपको हिंदी में बताऊंगा और साथ में हिंदी भी लिखी होगी हर जगह। ठीक है, हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और नंबर सिस्टम में भी हम रियल नंबर पढ़ रहे हैं, वास्तविक संख्याएं पढ़ रहे हैं। तो चलिए आइए एक जबरदस्त क्लास शुरू करते हैं। वीडियो को अभी तक आपने लाइक कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। चलिए सबसे पहले हम नंबर लाइन से स्टार्ट करेंगे। ये आपकी नंबर लाइन है जो जिसको हम संख्या लाइन बोलते हैं। हिंदी में कुछ एक आध वर्ड में इधर उधर करूंगा, वो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। अब जैसे यही पहला ही होता है इसको हम बोलते हैं संख्या रेखा, अब मैंने संख्या लाइन बोल दिया, इतना आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये आपकी एक नंबर लाइन है। इस पर जो मैं सबसे पहले, इसके दोनों पॉइंट एंडलेस है। एंडलेस मतलब ये कहीं पर भी खत्म नहीं होती, इस तरफ भी निरंतर बढ़ती जा रही है और इस तरफ भी निरंतर बढ़ती जा रही है। इसको हम नंबर लाइन बोलते हैं। सबसे पहले मैं जो इसमें नंबर रिप्रेजेंट कर रहा हूं वो नेचुरल नंबर रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जिनको हम प्राकृत संख्याएं बोलते हैं। ये आपकी प्राकृत संख्याएं हैं। ये हमारी काउंटिंग करने के काम आती हैं, गिनने के काम आती हैं, 1 2 3 4, और ये इन्फिनिटी तक है। इन्फिनिटी मतलब एक बहुत बड़ा नंबर जिसको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ये सेट ऑफ नंबर हमारा नेचुरल नंबर्स होते हैं, प्राकृत संख्याएं होते हैं। इनको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से, इनको हम दर्शाते हैं एन से। ये आपकी प्राकृत संख्याएं हैं, 1 से शुरू होती हैं और इन्फिनिटी तक जाती हैं। बाद में हमने जीरो की खोज कर ली, बाद में हमने जीरो का आविष्कार कर लिया। जब हमने जीरो का आविष्कार कर लिया, हमारे पास प्राकृत संख्याओं का एक सेट था पहले ही। उस सेट में, उस बॉक्स में हमने ये एक नंबर और ऐड कर दिया और अब हमने कहा कि अब जो हमारी संख्याएं हैं वो पूर्ण हो गई हैं। तो इस सेट ऑफ नंबर को हमने बोल दिया पूर्ण संख्याएं, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं होल नंबर्स। पहले हमारी प्राकृत संख्याएं थी, जीरो भी ऐड होगी, इन सभी नंबरों को हम बोलते हैं होल नंबर या फिर पूर्ण संख्याएं। उसके बाद फिर हमें आगे जरूरत पड़ी, हम किसी का अगर एग्जाम ले रहे हैं और उसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो हमने बोला कि भाई आप अगर कोई ठीक क्वेश्चन करोगे तो उसके आपको 4 नंबर दिए जाएंगे, लेकिन अगर गलत करोगे तो 2 काट लिए जाएंगे। और मैं 2 भी ऐसे ही लिख दूं तो इन दोनों में फर्क क्या हुआ? इसलिए हमने कहीं कुछ नेगेटिव दिखाने के लिए, किसी से कुछ लेने के लिए, किसी से कम करने के लिए, तो हमने नेगेटिव नंबर्स की जरूरत पड़ी। अगर मैं ये कह रहा हूं कि आप कोई परीक्षा दे रहे हो, ठीक प्रश्न करने के आपको 4 नंबर मिल रहे हैं और गलत प्रश्न के लिए आपसे 2 नंबर काट लिए जाएंगे, वो आप ऐसे डिनोट करोगे। तो कहने का मतलब हमें नेगेटिव नंबर्स की जरूरत पड़ी। तो हमने क्या किया, इसके साथ नेगेटिव नंबर भी जोड़ दिए, इसके साथ हमने नेगेटिव नंबर भी जोड़ दिए। और ये जो नेगेटिव नंबर हैं ये भी इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, नेगेटिव इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। ठीक है, प्राकृत संख्याएं 1 तक, 1 से इन्फिनिटी तक। जीरो जोड़ दिया तो आपके होल नंबर हो गए हैं, पूर्ण संख्याएं हो गई हैं। फिर इसमें नेगेटिव नंबर भी जोड़ दिए हैं, तो ये टोटल सेट हो गया है आपका इंटीजर्स, जिसको हम बोलते हैं पूर्णांक। सारे पूर्णांक, चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है, इन सभी का अगर मैं एक सेट बना दूं तो उसको हम बोलते हैं इंटीजर, पूर्णांक। ठीक है, होल नंबर को हम W से डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं, लेकिन इंटीजर्स को हम z से डिनोट करते हैं। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। z से हम इसको इसलिए डिनोट करते हैं, एक जर्मन वर्ड है हमारा जलान, जिसका मतलब होता है टू काउंट, गिनना। तो हम उस जलान से z ले लिया हमने और हम इंटीजर को z से डिनोट करते हैं। मैंने सारी चीजें आपको बता दी हैं जो यहाँ लिखी हुई हैं, बस ये पीपीटी की फॉर्म में मिलेगा आपको, ताकि आपको दोबारा प्रैक्टिस करनी हो तो फिर ये चीजें आपको याद रहें। ठीक है, इसमें थोड़ा सा चीजें इंक्लूड कर देता हूं, वो कुछ इस तरीके से हैं।
हमने नेचुरल नंबर समझ लिए, होल नंबर समझ लिए। जब हम इंटीजर पर आए थे, पूर्णांक पर आए थे, इंटीजर्स हिंदी में इसको पूर्णांक बोलते हैं। शब्द से ही पता चल रहा है पूर्णांक, ना डेसिमल में ना फ्रैक्शन में, जितने भी पूरे अंक हैं वो सब ये आपके इंटीजर हैं, पूर्णांक हैं। इसको हमने फिर 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये 3 पार्ट कुछ अलग नहीं है। अगर मैं यहीं पे वापस जाऊं, ये सारे पूर्णांक हैं, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। इनको हमने कैटेगराइज करना है, अलग अलग नाम देना है। वो हमने नाम कुछ इस तरीके से दिया, जो हमारे नेचुरल नंबर थे, जो हमारे नेचुरल नंबर थे उनका नाम रख दिया हमने पॉजिटिव इंटीजर। हिंदी में बोलते हैं धनात्मक, धनात्मक पूर्णांक। जो हमारे नेचुरल नंबर थे, जो हमारी प्राकृत संख्याएं थी, उनको हमने एक और नाम दे दिया, और वो नाम दे दिया पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक। अब आप कहोगे कि सर ये दो नाम कैसे? ये दो नाम आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम जो हमारे होमोसेपियन हैं उनको अगर कैटेगराइज करें तो हम मेल और फीमेल में कर सकते हैं। भाई एक आदमियों को हम 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ठीक है। लेकिन मैं इसको 2 उपाधि भी तो दे सकता हूं कि ये होमोसेपियन भी है और लड़का भी है। उसी तरीके से बस एक बहुत मुझे ऐसा लगता है भारी भरकम उदाहरण हो गया। आप ऐसे समझिए हमारे नेचुरल नंबर थे, लेकिन हमने इस पूरे ग्रुप को इंटीजर का नाम दिया था, तो इसलिए एक से आगे वाले उधर वाले सारे नंबर को हमने पॉजिटिव इंटीजर रख लिया। और अगर यही नेगेटिव नंबर है, अगर यही नेगेटिव नंबर है माइनस इन्फिनिटी तक, तो इनको हमने रख लिया नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, जिसको हिंदी में बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। अब इनका नाम रख लिया हमने पॉजिटिव इंटीजर, इनका नाम रख लिया नेगेटिव इंटीजर। फिर जीरो का क्या करेंगे? जीरो ना तो पॉजिटिव है, ना तो धनात्मक है, ना ऋणात्मक है। भाई इसको हमने किसी कैटेगरी में नहीं रखा, ना ये पॉजिटिव है ना ये नेगेटिव है। लेकिन यहां पर इंग्लिश के 2 वर्ड आते हैं कई बार क्वेश्चन में और आपको कंफ्यूज करते हैं। एक आता है नॉन पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। अब इसमें बताओ कौन से नॉन पॉजिटिव इंटीजर है? नॉन पॉजिटिव इंटीजर मतलब ऐसे पूर्णांक जो धनात्मक नहीं है। नॉन पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या हुआ? ऐसे पूर्णांक जो धनात्मक नहीं है। इसका मतलब ये सारे, उसमें अब जीरो भी इंक्लूड होगी। मैंने बोला कि नॉन पॉजिटिव इंटीजर वो सारे पूर्णांक जो पॉजिटिव नहीं है। ये भी तो पॉजिटिव नहीं है, ये इसको छोड़ देंगे, नॉन पॉजिटिव इंटीजर ये सारे रहेंगे। फिर एक ऐसे वर्ड आता है नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर। ये क्या है? ऐसे पूर्णांक जो ऋणात्मक नहीं है, जो ऋणात्मक नहीं है, इनको छोड़ दो बस। ये सारे, ये जो ऋणात्मक नहीं है तो इसमें पॉजिटिव भी आएंगे और जीरो भी आएंगे। ऐसा कई बार आपके क्वेश्चन में आएगा, ये दोनों आप ध्यान रखें, ठीक है। एक चीज बता दूं, अगर आप अध्यापक बनना चाहते हैं तो किसी एक लैंग्वेज के साथ चिपक के मत रहना, ना हिंदी ना इंग्लिश। मैं बाइलिंगुअल पढ़ा रहा हूं, आपको भी बिल्कुल हिंदी मीडियम में नहीं उतरे रहना और सिर्फ इंग्लिश मीडियम में नहीं रहना। दोनों चीजों को पैरेलली समझना है, दोनों चीजें आपके काम आएंगी। अब इससे आगे हमारा आता है भाई, जब हमने नंबर लाइन पर अभी नंबर रिप्रेजेंट किए थे तो ऐसे कर दिए थे कि भाई 0, नेगेटिव, -2, -3, इस तरीके से, और इस तरह पॉजिटिव कर दिए थे। तो फिर हमारे मन में आया कि भाई वो फ्रैक्शन कहां गई? 1/2, 2/3, 3/4, क्या वो इस नंबर लाइन पर उनका कोई स्थान नहीं है? उनका भी स्थान है, हमने उनको भी तो इसमें ऐड करना पड़ेगा। पहले हमने प्राकृत संख्याएं अपने ग्रुप में ऐड की थी, फिर उनमें जीरो बना के होल नंबर कर दिया, फिर नेगेटिव नंबर
लगाकर उनको इंटीजर बना दिया। अब अगला ग्रुप बनाने की जरूरत है और वो है हमारा रैशनल नंबर्स, जिनको हम प्रिमेय संख्याएं बोलते हैं। रैशनल नंबर प्रिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनको p बाय क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए और p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। मैंने इसकी डेफिनेशन बताई है। यहां पर हम ऐसे बोल लेंगे कि हमारे पास ये सारे इंटीजर थे, इनमें हमने फ्रैक्शन भी ऐड कर दी। फ्रैक्शन जिसको हिंदी में हम भिन्न बोलते हैं, हमने भिन्न को भी ऐड कर दिया। किस में ऐड कर दिया? इंटीजर। इंटीजर क्या है वो हमने पढ़ लिए हैं, जिसको हम पूर्णांक बोलते हैं। भाई पूरे अंकों में हमने भिन्न भी ऐड कर दी। अगर पूर्णांकों में हम भिन्न भी ऐड कर दें, ये जो पूरा ग्रुप बनेगा ये होता है हमारा रैशनल नंबर, जिसको हम प्रिमेय संख्या बोलते हैं। ये यही लिखा हुआ है। When fraction like 1/2, 3/4 that are included in integer, जब इंटीजर में, जब पूर्णांकों में भिन्नों को भी ऐड कर दिया जाता है, ये सभी भिन्न है आपकी, जो p बाय क्यू की फॉर्म में लिखी होती है वो आपकी भिन्न होती है, उनको आगे थोड़ा और पढ़ेंगे हम। दिस कलेक्शन इज कॉल्ड रैशनल नंबर। इसी कलेक्शन को हम रैशनल नंबर बोलते हैं, प्रिमेय संख्याएं बोलते हैं। ये यहाँ पर प्रिमेय संख्या की डेफिनेशन है जो मैंने अभी बताई आपको 1 मिनट पहले, कि एक संख्या r को प्रिमेय संख्या कहा जाता है यदि इसे p बाय क्यू की फॉर्म में लिखा जाए। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम p बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और साथ में जहां p और q पूर्णांक है, p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, और साथ में आगे एक बात और कह रहा है, q नॉट इक्वल टू 0। आपका जो हर है, डिनोमिनेटर है, वो 0 नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिए कि इस संग्रह में अब सभी संख्याओं को p बाय क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। ये जो ग्रुप बना है ना हमारा, इसमें ये सारे इंटीजर भी हैं और इसके अंदर सारी भिन्नें भी हैं। इस पूरे ग्रुप को हम p बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहां पर q नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। अब आपके मन में एक सवाल उठना चाहिए कि सर क्या आपका 2 एक आपका रैशनल नंबर है? जी हाँ, उसके लिए आपको ऐसे समझना पड़ेगा। पहले थे हमारे नेचुरल नंबर। भाई एक चीज बताऊं आपको, बहुत आराम से पढ़ाता हूं मैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि चीजें ये बोरिंग लग रही हैं आपको, हालांकि इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको थोड़ी देर बाद। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन्हीं बेसिक बातों से आए हुए हैं, लेकिन फिर भी आपको ये लगता है कि ये बोरिंग चीजें लग रही हैं, तो वीडियो को 1.5x पे करके देख लेना। ये आपके नेचुरल नंबर हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 इस तरीके से इन्फिनिटी तक जाते हैं। इस बॉक्स में हमने एक नंबर और ऐड कर दिया 0, तो ये हमारे होल नंबर हो गए। होल नंबर को हम पूर्ण संख्याएं बोलते हैं, W से डिनोट करते हैं। फिर हमने इसमें नेगेटिव नंबर भी ऐड कर दिए। और जैसे ही नेगेटिव नंबर ऐड करें, अब ये बन गया है इंटीजर। इसको हम इंटीजर लिख सकते हैं, पूर्णांक लिख सकते हैं, या फिर z से डिनोट कर सकते हैं। अब हमने इसमें फ्रैक्शन भी ऐड कर दी। ये नंबर थे ही, भिन्न भी ऐड कर दी इसमें। इस तरीके से, और ये हमारे बन गए रैशनल नंबर, प्रिमेय संख्याएं, जिसको हम q से डिनोट करते हैं। अब आपको एक बात समझनी पड़ेगी। पहले मैं पूछता हूं, ये पूरा बड़ा जो बाहर वाला सर्कल है ये रैशनल नंबर का है, इसके अंदर जितने भी सर्कल आए हैं सारे रैशनल नंबर हैं। जो बाहर वाला सर्कल है वो आपका प्रिमेय संख्याओं का है, इसके अंदर जितने भी वृत्त आए हुए हैं वो सारे रैशनल नंबर हैं। इसका मतलब ये सारे रैशनल नंबर हैं। और रैशनल नंबर कौन सा होता है? रैशनल नंबर वो होता है जिसको p बाय क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। p और q दोनों आपके पूर्णांक, जिसको हम इंटीजर बोलते हैं, इंटीजर होने चाहिए। दूसरा, डिनोमिनेटर हर आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मैं अब एक नेचुरल नंबर उठाता हूं 2, क्या ये रैशनल नंबर है? अगर मैं इस हिसाब से देखता हूं तो ये रैशनल नंबर है। क्या ये इस कंडीशन को क्वालिफाई कर रहा है जो ऊपर कंडीशन है? पहली कंडीशन है p बाय क्यू की फॉर्म में होना चाहिए। ये लीजिए जी, अगर मैं 2/1 लिख देता हूं, 2/1 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपका p बाय क्यू की फॉर्म आ गई।
ठीक है जी, पहली कंडीशन प्रूफ होगी। दूसरी, पी और क्यू दोनों इंटीजर होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, पूरे अंक होने चाहिए, दोनों पूरे अंक है, ये भी पूरा अंक है, ये भी पूरा अंक है, ये भी कंडीशन क्वालिफाई होगी। तीसरी कंडीशन, निचले वाला 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये 0 के बराबर भी नहीं है, इसका मतलब ये एक रैशनल नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है, एक परिमेय संख्या है, ये लीजिए। और इस तरीके से इस बाहर वाले सर्कल के अंदर जितने भी सर्कल हैं सारी परिमेय संख्याएं हैं। क्यों है बताया। अब एक सवाल उठता है कि क्या 0 भी एक परिमेय संख्या है? जी हाँ, 0 भी एक परिमेय संख्या है। कैसे प्रूफ करें? वही कंडीशन, ये तीनों कंडीशन प्रूफ करो बस। क्या 0/1 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। किसी की भी डिवाइड में अगर हम 1 लिखते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या ये दोनों पूर्णांक है? जी हाँ, 0 भी तो मेरा पूर्णांक है और 1 भी पूर्णांक है, ठीक बात है। क्या निचले वाला 0 के बराबर नहीं है? नहीं है, इसका मतलब ये भी एक रैशनल नंबर है, ठीक है। अब यहां पर एक दो शब्द से मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, एक है परिमेय संख्या और एक है भिन्न, एक है रैशनल नंबर और एक है फ्रैक्शन। इन दोनों में क्या अंतर है? क्या ये दोनों सेम ही है या फिर अलग अलग है? चलिए इस पर भी थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। एक है मेरे पास फ्रैक्शन, जिसको हम हिंदी में भिन्न बोलते हैं। एक है हमारे पास रैशनल नंबर, जिसको हम परिमेय संख्या बोलते हैं। अब इन दोनों में क्या अंतर है? इन दोनों में अंतर है ये, आपकी फ्रैक्शन भी p/q की फॉर्म होती है, आपका रैशनल नंबर भी p/q की फॉर्म होता है। दूसरा, दोनों में ये भी कंडीशन है कि q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें p एंड q, आपके p और q जो है ना इसमें होल नंबर है, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? 0, 1, 2, 3 इन्फिनिटी तक जाते हैं। यहां पर p और q आपके होल नंबर है। फ्रैक्शन में आपकी p और q दोनों आपके होल नंबर हैं, पूर्ण संख्याएं हैं जो 0 से स्टार्ट होती हैं, 0, 1, 2, 3 इन्फिनिटी तक जाती हैं। लेकिन यहां पर जो p और q है ना, वो दोनों इंटीजर हैं, मतलब वो पूर्णांक है। इन दोनों में क्या अंतर हुआ? पूर्णांक होते हैं सारे पूरे अंक, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव। ये लीजिए, फर्क समझ आ गया। अब आप ये बताइए, यहां तो मैं ये कह रहा हूं p और q दोनों आपके होल नंबर होने चाहिए। यहां मैं कह रहा हूं कि p और q कोई भी आपका इंटीजर हो सकता है, कोई भी पूर्णांक हो सकता है। यहां से मुझे क्या बात समझ आई? यहां से मुझे ये समझ में आई बात कि जो आपकी भिन्न होती है, जो आपकी फ्रैक्शन होती है, वो हमेशा पॉजिटिव होती है, वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। आप अगर ऐसे लिख रहे हो तो ये फ्रैक्शन नहीं है, अब ये रैशनल नंबर है, ये परिमेय संख्या है, भिन्न नहीं है। ये भिन्न तो आपकी पॉजिटिव होती है, सिर्फ नेगेटिव नहीं हो सकता उसमें। लेकिन यहां पर आपका p और q नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकते हैं। ये आपका एक रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। लेकिन 2/3 आपकी एक भिन्न है। कहने का मतलब अगर वो पॉजिटिव है तो उसको आप फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर वो पॉजिटिव नहीं है तो वो सिर्फ आपका परिमेय संख्या है। गॉट इट? चलिए आगे चलते हैं। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, अभी बताया है परिमेय संख्या और भिन्न के बीच अंतर। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको किताबों में ढूंढने में टाइम लगेगा, एक टीचर बहुत जल्दी एक सुव्यवस्थित तरीके से आपको एक जगह बता देता है, और यही फायदा है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। आपको परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे दिखाना है? देखिए, ये जो संख्या रेखा है ना,
ये आपके सारे क्वेश्चनों को बहुत ज्यादा इजी बना देता है। अब इस संख्या रेखा के बारे में कुछ चीजें जानते हैं। जब हम कोई संख्या रेखा बनाते हैं ना, हम सबसे पहले उसके ऊपर इंटीजर दिखाते हैं। कोई भी संख्या रेखा बन रही होगी उस पर सबसे पहले आपको पूर्णांक नजर आएंगे। यहां पर 0 होगा, यहां पर 1, यहां पर 2, यहां पर 3, यहां पर 4, और इस तरीके से ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा। ऐसे ही इधर यहां पर -1, -2, -3, -4, और ये भी आपका इन्फिनिटी तक जाएगा। ये जो आपकी नंबर लाइन है इस पर हम ये नंबर दिखाते हैं, लेकिन इस पर सारे रैशनल नंबर, सारी पूर्ण संख्याएं दिखाई सारी प्रिमेय संख्याएं इसके ऊपर दिखाई जा सकती हैं। अब वो कैसे दिखाई जा सकती हैं, इनको दिखाने में आपने मेरे से सवाल नहीं किया कि ये कैसे रिप्रेजेंट की जाएगी। इनको आपने देखते ही रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि इन सभी के बीच एक एक का अंतर है, एक एक यूनिट का अंतर है। आपने फटाफट इनको बना दिया और नंबर लाइन पर दर्शा दिया। इस नंबर लाइन में पहले सीखने की बात यह है, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि 1 और 4 में से कौन सा बड़ा है? 1 और 4 में से कौन सा बड़ा है? तो आप कहोगे कि सर 4 बड़ा है। लेकिन 4 क्यों बड़ा है अगर मैं आपसे ये पूछ लूं, तो इसका जवाब ये है, जो हमारी नंबर लाइन है ना, उस पर 0 ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, 0 ना धनात्मक है ना पूर्ण ना आपका ऋणात्मक है, बता चुका हूं। इससे दाईं ओर चलेंगे, इससे दाईं तरफ चलेंगे, राइट साइड चलेंगे, तो आपके अंकों की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, नंबर बड़े होते चले जाएंगे। इससे दाईं तरफ 1 है, उसकी दाईं तरफ 2 है। अगर 2 1 की दाईं तरफ है तो इससे बड़ा है। इस तरफ जाते जाते नंबर आपके बड़े होते चले जाते हैं। वो मुझे नजर आ रहा है 1 2 3 4, वो सारे नंबर बड़े होते जा रहे हैं। 0 से इधर बाईं तरफ लेफ्ट साइड जैसे जैसे जाएंगे हम, नंबर छोटा होता चला जाता है। अब अगर मुझे 4 में और 1 में ये पता करना है तो मैं देखूंगा कौन सा किसकी दाईं तरफ है। 1 की दाईं तरफ है 4, 1 की दाईं तरफ है 4, तो इसलिए 4 बड़ा है। 4 की बाईं तरफ है 1, इसलिए 1 छोटा है। कितनी यूनिट छोटा है? जितना दाईं तरफ या बाईं तरफ है। जो हम डिफरेंस करते हैं, जो माइनस करते हैं, वो यहीं से आई है। मुझे 1 से लेकर 4 तक जाने के लिए कितने कदम चलना पड़ेगा? 1 कदम, 2 कदम और 3 कदम। इसका मतलब उनके बीच 3 यूनिट की दूरी है, और उनको आपस में घटाओगे तो यही 3 आएगा। देखिए 4 में से 1 घटाया 3 आया। समझ आ गई? इसका मतलब मुझे ये पता चल गया कि नंबर लाइन पर राइट साइड जाते जाएंगे तो नंबर बड़े होते चले जाएंगे, लेफ्ट साइड आते चले जाएंगे तो नंबर छोटे होते चले जाएंगे। तो मुझे किसी भी नंबर का ये पता करना हो उनमें से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, मैं बस सिर्फ नंबर लाइन पर देखकर ही बता सकता हूं। ये लीजिए मैंने 2 नंबर लिख दिए, फिर बताइए कौन सा बड़ा है इनमें से। एक -90 है, एक -87 है, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है? आप ऐसे समझें, यहां पर कहीं जाकर आगे -87 आएगा, फिर कहीं और आगे जाकर आपका -90 आएगा। ठीक है, अब अगर 90 की दाईं तरफ राइट साइड 87 है तो ये बड़ा होगा। वैसे देखने में आपको ये बड़ा लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही उनके ऊपर आपका ऋणात्मक चिन्ह लग गया है, नेगेटिव साइन लग गया है, तो आपने ध्यान रखना है, नंबर आपकी नंबर लाइन के हिसाब से बताना है। 90 इधर जाएगा, 87 के लेफ्ट साइड है, बाईं तरफ है, तो इसका मतलब -90 छोटा है और -87 बड़ा है। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हमने समझ ली। अब एक बात बताइए, अब कोई रैशनल नंबर लीजिए और उस रैशनल नंबर को इस नंबर लाइन के ऊपर दर्शाइए। कैसे दर्शाएंगे? एक्चुअल में क्या दर्शाना आएगा? दर्शाना नहीं आएगा। दर्शाने के दौरान जो हम छोटी छोटी चीजें सीखेंगे वो हमारे काम की है। हमारी कोई भी प्रिमेय संख्या होगी वो p/q की फॉर्म में होगी। हमारा कोई भी रैशनल नंबर होगा वो p/q की फॉर्म में होगा। अगर वो p/q की फॉर्म में होगा तो इसी को हम न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर बोलते हैं। भाई ऊपर वाले को न्यूमरेटर या फिर अंश बोलते हैं, और नीचे वाले को हम डिनोमिनेटर या हर बोलते हैं।
तो इसका मतलब अब आपके पास कोई न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर कोई रैशनल नंबर है। अगर आपका न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, अगर अंश छोटा है और हर बड़ा है, एक सिचुएशन हो सकती है। दूसरी सिचुएशन हो सकती है कि अंश और हर दोनों बराबर है। दूसरी सिचुएशन हो सकती है। तीसरी सिचुएशन हो सकती है कि आपका अंश बड़ा है और हर छोटा है। ये तीन सिचुएशन हो सकती है। कोई भी आप एक रैशनल नंबर लिखोगे वो तीन तरीके से लिखा जा सकता है। या तो उसमें ऊपर वाला बड़ा होगा, नीचे वाला, ऊपर वाला छोटा होगा, नीचे वाला बड़ा होगा, या वो दोनों बराबर होंगे, या फिर ऊपर वाला बड़ा होगा, निचले वाला छोटा होगा। ऊपर वाले को अंश या न्यूमरेटर बोलते हैं, निचले वाले को हर या डिनोमिनेटर बोलते हैं। आइए एक एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक ऐसा नंबर लेता हूं, एक ऐसा रैशनल नंबर लेता हूं जिसमें अंश छोटा है और हर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, ये तो ऐसा कोई भी आप नंबर लिखेंगे जिसमें न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, वो हमेशा या तो 0 से 1 के बीच होगा या 0 से -1 के बीच होगा। ऐसा कोई भी नंबर लिखोगे आप जिसमें अंश छोटा है और हर बड़ा है, वो नंबर हमेशा या तो 0 से 1 के बीच होगा या 0 से -1 के बीच होगा। 0 से 1 के बीच कब होगा? जब वो रैशनल नंबर धनात्मक होगा, आपका पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा। अगर ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है, धनात्मक परिमेय संख्या है, अगर ये धनात्मक परिमेय संख्या है तो 0 से लेकर 1 के बीच होगी। अगर ये ऋणात्मक परिमेय संख्या है तो 0 से -1 के बीच होगी। अब मुझे नजर आ रहा है ये तो पॉजिटिव आपका रैशनल नंबर है, ये तो धनात्मक परिमेय संख्या है, इसको अब हम कैसे दिखाएंगे? मुझे पता है ये 0 से 1 के बीच है, ये 0 से 1 के बीच दर्शाना है, तो कैसे दर्शाऊं? 0 से 1 के बीच उतने ही भाग बना लो, उतने ही पार्ट बना लो जितना आपका हर है, जितना आपका डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर था आपका 3, तो आपने इसके 3 भाग बनाने हैं। 3 भाग कैसे बनाऊं? 2 कट लगा दो, जितने भाग बनाने हैं उससे 1 कम कट लगा दो। मैंने इसमें 2 कट लगा दिए, 1 कट और 2 कट, ये लीजिए। अब मुझे अगर ये दिखाना है तो अब आपका अंश में कितना है, न्यूमरेटर में कितना है? 2 है, तो मैं 0 से 2 कदम चलूंगा, 1 कदम और 2 कदम, यहां पहुंच गया मैं। ये आपका 2/3 है, ये लीजिए दर्शा दिया मैंने। इस नंबर लाइन पर मैंने एक रैशनल नंबर दर्शा दिया। अगर आपसे वो ये कह देता कि -4/5 दर्शाओ, तो पहले तो अब इसमें इस माइनस से कंफ्यूज मत होना, ये माइनस अलग लगी हुई है, ये माइनस यहां लगी हुई है बीच में। आप ये मत सोचना कि 4 के ऊपर माइनस लगी हुई है, 5 के ऊपर माइनस लगी हुई है, इस पूरे नंबर के बाहर माइनस लगी हुई है, आपने ऐसे समझना है। अगर ऐसे माइनस लगी हुई है तो आपने पहले ये देखना है कि ये कौन सा आपका कंडीशन में आएगा, इस कंडीशन में, इस कंडीशन में, इस कंडीशन में। पहले मुझे पता चल रहा है अंश छोटा है, हर बड़ा है, इस कंडीशन में। अगर अंश छोटा है और हर बड़ा है तो इसका मतलब, और ये नेगेटिव है, ऋणात्मक है, तो 0 से -1 के बीच आएगा। ये 0 से -1 के बीच दर्शाना है, ये इस पार्ट पर दर्शाया जाएगा। ये कैसे दर्शाऊं? मैंने हर देखा 5 है, डिनोमिनेटर देखा 5 है, तो इसमें 5 भाग बनाने हैं, 1 कम कट लगा दूंगा, 4 कट लगा दूंगा, 1 2 3 4 कट लगा दिए। अब मैंने ऊपर देखा आपका अंश कितना है, न्यूमरेटर कितना है, 4, मैं यहां से 4 कदम चलूंगा, 1 2 3 4, ये जगह जो है मेरी वो -4/5 है। ठीक है जी, ये मैंने वो बताया जो आपका परिमेय संख्या, जो आपका रैशनल नंबर में न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला बड़ा है। अगर ये दोनों बराबर हो जाए, अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो कट के 1 ही आ जाएगा, और 1 को तो मैं दिखा ही चुका हूं। अगर दोनों बराबर हैं तो दिखाने की कोई बात ही नहीं है, 1 ही है बस, वो दिख ही रहा है आपको सामने ही, नंबर लाइन पर आपके पूर्णांक तो ऐसे ही नजर आ रहे हैं आपको। अगर आपका न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो तो क्या होगा? अगर आपका अंश बड़ा हो, अगर आपका अंश बड़ा हो और हर छोटा हो तो क्या किया जाए? अब इसमें अंश बड़ा है,
और हर छोटा है, तो इसको हम बोलते हैं, आपने इसको मिश्रित भिन्न बनाना है। मिश्रित भिन्न बनाना है, मुझे मिश्रित नहीं लिखना आएगा हिंदी में भाई, मिश्रित भिन्न बनाना है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसकी मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? 2 से 5 को भाग करेंगे, 2 से 5 को भाग करेंगे, 2 दूनी 4, ये आपका शेष आ गया है, ये आपका भागफल है और ये आपका भाजक है। मैं इसको लिखूंगा पहले भागफल, फिर शेष और फिर जिससे भाग किया। जो आपकी ये फ्रैक्शन थी, जो ये आपका रैशनल नंबर था, इसको आपने मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, मिश्रित भिन्न में चेंज कर दिया। जैसे ही मैंने इसको मिश्रित भिन्न में चेंज किया तो मुझे पता चल गया 2 से कुछ बड़ा है ये, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 2 जमा में 1/2। इसका मतलब ये 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है, इसका मतलब यहां इसके बीच में दिखाया जाएगा, यहां पर दिखाया जाएगा। कैसे दिखाऊं? बस अब इसको 2 को भूल जाओ, 2 का काम था सिर्फ इतना कि किन 2 नंबर के बीच आता है, वो मुझे पता चल गया। बस अब इसको दिखाओ, ये तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैंने इसको दिखाया था। मैं देखूंगा इसका डिनोमिनेटर कितना है, 2, तो इसमें मुझे 1 कट लगाना है, 2 भाग बनाने हैं। जितना मेरा हर है उतने भाग बनाने हैं। अगर उतने भाग बनाने हैं तो 1 कट लगाने से ही 2 भाग बन जाएंगे। ऊपर कितना है मेरा, 1 है, तो यहां से 1 कदम चलूंगा और यही जगह है मेरी जिसको मैं बोलूंगा कि ये 5/2 है। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रैशनल नंबर क्या है, और रैशनल नंबर को इसके ऊपर रिप्रेजेंट करना भी आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, समतुल्य प्रिमेय संख्याएं। ये समतुल्य प्रिमेय संख्याएं क्या होती है? ये आपकी एक प्रिमेय संख्या है, ये आपका एक रैशनल नंबर है। अगर मैं इसके अंश और हर दोनों को किसी दूसरे आपके नंबर से गुणा कर देता हूं, किसी दूसरे नेचुरल नंबर या इंटीजर से गुणा कर देता हूं, तो यहां से जितने भी आपके नई रैशनल नंबर आएंगे वो सब इसके समतुल्य होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। मैंने इसको 2 से गुणा कर दिया। गुणा करने का मतलब न्यूमरेटर को भी गुणा करना है, डिनोमिनेटर को भी, अंश को भी, हर को भी। 3 से कर दिया, 4 से कर दिया, 5 से कर दिया, 6 से कर दिया। आप कितनी भी समतुल्य भिन्न लिख सकते हो, कोई गिनती नहीं है, और ये सारी बराबर है। इनको बोलते हैं समतुल्य प्रिमेय संख्याएं, और इनको मैं भिन्न भी बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं? क्योंकि ये पॉजिटिव है सारी, तो मैं इनको फ्रैक्शन भी बोल सकता हूं, भिन्न भी बोल सकता हूं। ये सारी समतुल्य प्रिमेय संख्याएं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हैं, और आपको समझ आ गया हम कैसे लिख रहे हैं। ऊपर और नीचे वाले को किसी एक नंबर से गुणा कर रहे हैं, ऊपर वाले को भी उसी से, नीचे वाले को भी इसी से। अब आपके दिमाग में एक सवाल उठना चाहिए, सर ये कारीगरी करने की क्या जरूरत पड़ी है? जब हमारे पास एक प्रिमेय संख्या है ही, उस जैसी ही और बनाकर क्या फायदा है? सभी का मान तो बराबर है, कटकर तो सारी 1/2 ही आ रही है। फिर ऐसा क्यों किया? उसका कारण है कि जब आपको यह बोला जाएगा कि किन्हीं 2 प्रिमेय संख्याओं के बीच प्रिमेय संख्याओं को प्रतिनिधित्व करने का मतलब है दर्शाइए, दिखाइए। 2 प्रिमेय संख्या दे दी जाएंगी, उनके बीच कोई और प्रिमेय संख्या बतानी है आपने। कोई 2 रैशनल नंबर के बीच में कोई और रैशनल नंबर क्या आएगा, ये पूछा जाएगा आपसे। पहला जवाब तो इसका ये है कि किन्हीं 2 प्रिमेय संख्याओं के बीच अनेकों प्रिमेय संख्याएं होती है। अगर 2 आप रैशनल नंबर लेते हो, उनके अंदर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स होते हैं। There are infinitely many rational numbers between any two given rational number. किन्हीं 2 प्रिमेय संख्याओं के बीच अनेकों प्रिमेय संख्याएं होती हैं। अगर उन 2 के बीच आपसे एक प्रिमेय संख्या पूछ ली जाती है तो हम कैसे निकालेंगे? इंसर्टिंग रैशनल नंबर बिटवीन एनी 2 रैशनल नंबर। किन्हीं 2 रैशनल नंबर के बीच में अगर एक नंबर दिखाना है, एक रैशनल नंबर दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे? 1 मिनट के लिए वो नंबर है ए और बी। ये 2 आपके रैशनल नंबर हैं, प्रिमेय संख्याएं हैं, इनके बीच में
एक आपने रैशनल नंबर दिखाना है तो उसका तरीका होता है औसत या एवरेज मेथड। इनकी एवरेज निकाल दो बस। एवरेज कैसे निकलेगी? दोनों को जोड़ो, 2 से भाग कर दो। इस तरीके से दो परिमेय संख्याओं के बीच में आप एक नई परिमेय संख्या निकाल देंगे, दो रैशनल नंबर्स के बीच में एक नया रैशनल नंबर निकाल देंगे। एग्जांपल के लिए 1 और 2 आपकी दो परिमेय संख्याएं हैं, ये दोनों परिमेय संख्याएं हैं, रैशनल नंबर है, बता चुका हूं। इनके बीच में एक रैशनल नंबर पता करना है, दोनों को जोड़ो और 2 से भाग कर दो। ये इनके बीच में एक संख्या आ गई है। क्या एक ही पता कर सकते हैं? कितनी भी पता कर सकते हैं। अब इन दोनों के बीच में एक पता कर लो। कैसे करूं? एक 1 है और एक 3/2 है, इनके बीच में एक परिमेय संख्या पता करनी है, इनका औसत निकाल दो। कैसे निकाल लूं? इन दोनों को जोड़ो पहले। अगर मैं इनको जोड़ता हूं तो 5/2 आता है। अब इसका औसत निकालने के लिए 2 से भाग कर दो इसको। 2 से भाग करेंगे तो 5/4 आ जाएगा, तो इनके बीच में आ गया 5/4। तो इस तरीके से करके हम दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी भी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। लेकिन ऐसे करके मुझे बार बार एवरेज निकालना पड़ रहा है, बार बार औसत निकालना पड़ रहा है। क्या कोई और तरीका है? और भी तरीका है। अगर कल को कोई आपको ये बोल दे कि 1 और 2 के बीच 6 परिमेय संख्याएं बताइए, 1 और 2 के बीच 6 रैशनल नंबर बताइए, अब मैं क्या ऐसे ही एवरेज निकालता रहूंगा क्या? एक और तरीका है, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट। आप समतुल्य परिमेय संख्याएं बना लो इनको, इन दोनों को समतुल्य परिमेय संख्याएं लिख लो। इनकी कैसे लिखेंगे? सबसे पहले मैंने क्या करना है, मुझे 6 संख्याएं बनानी है, या फिर 5 कर लो, 6 तो शायद जगह भी नहीं पड़ेगी। आपको 5 परिमेय संख्याएं बनानी है, तो उससे एक ज्यादा एक जोड़कर इन दोनों को के अंश और हर को गुणा कर दो। पहले मैंने इसकी एक रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख लिया इनको ऐसे, और इन दोनों को 6 से गुणा कर दिया। इसको भी 6 से गुणा कर दिया, इसको भी 6 से गुणा कर दिया। इनकी समतुल्य परिमेय संख्याएं निकाल दी। अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ये हो गया 6/6, ये हो गया 12/6। अब इनके बीच आप वो बहुत सारी परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। कैसे? न्यूमरेटर में एक एक जोड़ते चले जाओ। 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। ये जो 5 आपने लिखी है, ये पांचों परिमेय संख्या इसके बीच है। ये जो मैंने बताया है, आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है, या तो दो संख्याएं देकर आपसे पूछ ही लिया है कि बताइए इनके बीच कौन सी परिमेय संख्या, कौन सा रैशनल नंबर आएगा, या फिर ऑप्शन में दे रखी है आपको 4 संख्याएं और उनमें से आपको एक ढूंढनी है। तो ये तरीका रहेगा। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। अब जब हमने अपनी नंबर लाइन की बात करी थी तो उस पे हमने बहुत सारे नंबर दिखा दिए। हमने नेचुरल नंबर दिखा दिए, प्राकृत संख्याएं दिखा दी, हमने होल नंबर दिखा दिए, जीरो भी ऐड कर दी, हमने इंटीजर दिखा दिए, नेगेटिव नंबर भी ऐड कर दिए, हमने रैशनल नंबर दिखा दिए, फ्रैक्शन भी ऐड कर दी, भिन्न भी ऐड कर दी। अब क्या बच गया? कुछ संख्याएं आपकी दशमलव में भी तो होती हैं, कुछ संख्याएं हमारी डेसिमल में भी तो होती हैं, उनको भी तो दिखाना है। तो अब हम अपना डेसिमल एक्सपेंशन समझ रहे हैं, दशमलव प्रसार समझ रहे हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब मैंने आपका प्रीवियस ईयर पढ़ाया था तो 4 से 5 क्वेश्चन यहीं से आए हुए थे। कैसे करते हैं देखिए, ये तीनों आपके रैशनल नंबर हैं, परिमेय संख्याएं हैं, और ये तीनों को आप फ्रैक्शन भी बोल सकते हो, भिन्न भी बोल सकते हो, क्योंकि तीनों पॉजिटिव हैं। मैं इनका डेसिमल एक्सपेंशन देखना चाहता हूं, मैं इनका दशमलव प्रसार देखना चाहता हूं। दशमलव प्रसार कैसे आएगा? आप ऊपर वाले न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से भाग करोगे इस तरीके से। 3 3 9, ये 1 आ गया शेष। अब क्या करूं मैं? अब तरीका ये है, या तो मैं इसको मिश्रित भिन्न के रूप में लिख सकता हूं, या तो मैं इसको मिश्रित भिन्न के रूप में लिख सकता हूं, लेकिन मैं तो दशमलव रूप में लिखना चाहता हूं। तो मैंने क्या करना है, मैंने शेष को, रिमाइंडर को जीरो बनाने की कोशिश करनी है। कैसे? मैं क्या करूंगा, यहां पर डेसिमल लगाऊंगा, यहां पर दशमलव लगाऊंगा, और यहां पर भी दशमलव लगा दूंगा। क्यों लगाया?
क्योंकि मैंने जिस संख्या को भाग करना था वो संख्या मैंने भाग कर दी है। अब मैं अपनी तरफ से जीरो को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। मैंने क्या किया, एक जीरो यहां लगा दी और ये जीरो यहां उतार दी और इसके नाम का वहां डेसिमल लग गया। पता होगा आपको, अगर मैंने अपनी तरफ से शेष में जीरो लगा दी तो उसके लिए अपने भागफल में कोशेंट में डेसिमल लगाना पड़ता है। अब मैं इसको फिर आगे फिर इसको इससे डिवाइड करूंगा। 3 से इसको डिवाइड किया, 3 तिया 9, फिर वही 1 आ गया। मैंने एक बात नोट की कि पहले यहां पर 10 था, दोबारा फिर 10 बन गया, अब दोबारा अब डेसिमल लगा रखा है ना, अब हर बार एक जीरो उतार सकते हैं, डेसिमल के नाम की हर बार एक जीरो उतार सकते हैं। दोबारा फिर ये 10 बन गया, यहां पर भी 10 था, यहां पर भी 10 था, दोबारा फिर 10 बन गया है। अब फिर 3 पे टेबल चलेगी, ये दोबारा फिर 10 बन गया। कहने का मतलब आगे ये ऐसे ही चलता रहेगा। जब हमने आपके रिमाइंडर को जीरो लेके आने की कोशिश करी, वो जीरो नहीं आया, वो बार बार एक ही नंबर आ रहा है, भागफल में भी एक ही नंबर आ रहा है, शेषफल में भी एक ही नंबर आ रहा है। इसका मतलब इसको टर्मिनेट करना, इसको शांत करना या फिर इसको समाप्त करना हमारे बस की बात नहीं है। इसको अगर मैं 10 में लिखूंगा तो 3.3333 ये आगे ऐसे ही आता रहेगा। भैया तो हर बार 10 आता रहेगा, हर बार भागफल में एक एक 3 बढ़ता रहेगा। तो मैंने इस तरीके से इसका 10 प्रसार कर दिया। फिर सेम ऐसे इसका करते हैं, तरीका वही है हमारा। 8 को मैं 7 से भाग करूं, सॉरी ऊपर वाले को करते हैं ना, 7 को मैं 8 से भाग करता हूं। अब ये तो इससे भाग नहीं हो रहा, अंदर वाला छोटा है, तो उसके नाम का पहले ही मैंने डेसिमल लगाया और जीरो उतार ली। अब क्या होगा, अब ये होगा 8 8 64, यहां पर बच गया है 6, डेसिमल के नाम की फिर जीरो लगाई, 8 7 56, फिर 4 बच गया, मैंने फिर जीरो उतारी, 8 5 40। लेकिन अब की बार देखा मैंने, अब की बार मेरा जो रिमाइंडर है वो जीरो आ गया है। अगर ये जीरो आ गया है तो हमारा 10 समाप्त हो गया है, टर्मिनेट हो गया है, शांत हो गया है। और क्या जवाब आ गया हमारा, 0.875 ये आ गया। फिर चलिए एक और चेक करते हैं। अब भाग करना है 7 से 1 को। अब ये तो भाग नहीं होगा, अभी छोटा है, तो उसके नाम का यहां 10 लगाया और 10 लगाया और जीरो उतार ली, तो 7 एकम 7, 3 बच गए हैं, 10 के नाम की फिर जीरो, 7 4 28, फिर 2 फिर जीरो, 7 दूनी 14, फिर 6 फिर जीरो, 7 8 56, फिर 4 जीरो, 7 5 35, फिर 5 फिर जीरो, 7 7 49। अब यानी चाहिए 1 आ गया है। अब जैसे ये 1 आया मैंने ऊपर वाले से रिलेट कर लिया, जब मैंने भाग करना शुरू किया था तो 1 ही था। अब मैं यहाँ जीरो उतारूंगा तो वो पहले वाला 10 आ गया है। कहने का मतलब आगे ये फिर रिपीट होगा, सेम ऐसे ही जैसे यहाँ बार बार सेम आ रहा था, अब वो जैसे ऊपर वाला दोबारा आ गया तो मुझे पता चल गया आगे यही रिपीट होगा। भाई ये टर्मिनेट समाप्त तो नहीं हो रहा है, लेकिन ये आगे मुझे पता चल गया रिपीट हो रहा है। तो मैं लिखूंगा मेरा डेसिमल एक्सपेंशन आ गया 1 4 2 8 5 7 और आगे ये ऐसे ही रिपीट हो रहा है। ठीक है जी, चलिए जब मैंने 3 वो रैशनल नंबर लिए, 3 फ्रैक्शन ली, 3 परिमेय संख्या ली और उनका 10 प्रसार किया तो वो अलग अलग आया। एक बार मैंने चेक किया कि 10 प्रसार शांत नहीं हुआ, ये अशांत है, लेकिन पुनरावृत्ति हो रही है, इसको आवर्ती बोलते हैं, अशांत आवर्ती। कहने का मतलब शांत तो नहीं है, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, लेकिन आवर्ती एक ही नंबर रिपीट हो रहा है। यहां देखा मैंने ये डेसिमल के बाद आगे जाके समाप्त हो गया, जीरो आ गई, तो ये शांत है। इसका मतलब यहां पर गया मैं, वही सेम सिचुएशन है, भाई शांत तो नहीं हुआ, ये समाप्त तो नहीं हुआ, लेकिन रिपीट होने लग गया, तो मैं इसको कहूंगा कि अशांत है लेकिन आवर्ती है। आवर्ती को पुनरावर्ती भी बोल देते हैं। पुनरावर्ती का मतलब रिपीट हो रहा है। अशांत का मतलब डेसिमल आपका समाप्त नहीं हो रहा है, चल रहा है।
शांत का मतलब डेसिमल आपका समाप्त हो गया है, रिमाइंडर आपका 0 आ गया है। अगर ये ऐसे ही चल रहा है इसका मतलब ये शांत नहीं हुआ, समाप्त नहीं हुआ, अशांत है। आवर्ती का मतलब लेकिन वही रिपीट होने लग गया है। कई बार सिर्फ एक ही अंक रिपीट होगा, कई बार एक अंकों का ग्रुप रिपीट होगा। जैसे यहां पर ये 6 अंकों का ग्रुप रिपीट हो रहा है, यहां पर सिर्फ एक ही अंक रिपीट हो रहा है। अब यहां पर हमने क्या सीखा उसको कंक्लूड करता हूं। मैंने ये सीखा कि एवरी रैशनल नंबर p बाय q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए डेसिमल। कोई भी प्रमेय संख्या को मैं दशमलव रूप में दर्शा सकता हूं। मैं किसी भी प्रमेय संख्या को जो p बाई क्यू की फॉर्म में है उसको दशमलव में दर्शा सकता हूं ऑन डिवाइडिंग p बाई क्यू। p को q से भाग करके, p को q से भाग करके क्या क्या पॉसिबिलिटी आएंगी? दो पॉसिबिलिटी आएंगी। पहली पॉसिबिलिटी, भाई मैं इंग्लिश में पढ़ के हिंदी समझा रहा हूं आपको, हालांकि हिंदी लिखी हुई है। द रिमाइंडर बिकम्स 0, या तो शेष 0 आ जाएगा। जब मैं ऊपर वाले को नीचे वाले से भाग करूंगा मेरा शेष 0 आ जाएगा, तो मैं क्या बोलूंगा? द डिवीजन कंक्लूड आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप। कुछ स्टेप के बाद, कुछ डेसिमल के बाद रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा, शेष आपका 0 आ जाएगा। तो मैं कहूंगा इन दिस केस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑब्टेन्ड आल्सो टर्मिनेट और एंड्स। मैं ऐसे आपके दशमलव को शांत दशमलव कहता हूं, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। हिंदी में पढ़ा देता हूं। शून्य से शून्य हो जाता है, से शून्य हो गया भाग करते समय। विभाजन चरणों की सीमित संख्या के बाद समाप्त होता है और इस मामले में प्राप्त दशमलव विस्तार भी समाप्त हो जाता है, तो शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। इसको हम शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। लेकिन अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो क्या होगा? तो अ रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर्स इज ऑब्टेन्ड। भागफल में आपका कुछ डिजिट या एक ही डिजिट रिपीट होने लग जाएगा। भागफल में या तो एक ही अंक या कुछ अंकों का वर्ग आपका अंतराल रिपीट होने लग जाएगा और उसको बोलते हैं अशांत, अशांत आवर्ती या फिर अशांत अनवासनी। ये क्या लिखा हुआ है भाई? अनुसानी, अनुसानी। ये मैंने शब्द क्यों ढूंढे हैं? ये शब्द ढूंढने का कारण ये है भाई, ये कई बार ऐसे पेपर में आपके आते हैं, मुझे बोलने में दिक्कत होती है, ज्यादातर मैं इंग्लिश में पढ़ाता रहता हूं, इसलिए इसको हम अशांत आवर्ती या फिर अशांत अनवसानी बोलते हैं। ठीक है, कब? जब वो डेसिमल समाप्त नहीं हुआ और उसमें कुछ अंक रिपीट होने लग गए हैं। चलिए जी आगे चलते हैं। आगे है शांत दशमलव प्रसार, जिसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसके बारे में हमने क्या बताया? ए डेसिमल दैट एंड आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल। वो ये कह रहा है कि एक ऐसा दशमलव प्रसार जो कुछ स्टेप के बाद टर्मिनेट हो जाता है, समाप्त हो जाता है, उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल या शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। क्या कहते हैं? शांत दशमलव प्रसार। अब यहां पर एक चीज और कंक्लूड कर दी हमने कि ए रैशनल नंबर p बाय q इज एक्सप्रेसेबल एज ए टर्मिनेट डेसिमल ओनली व्हेन प्राइम फैक्टर ऑफ q आर 2 and 5। अब हमने इसको और कंक्लूड किया। हमने ये देखा कि हमारा डेसिमल टर्मिनेट कब होगा, हमारा दशमलव शांत कब होगा। हमारा दशमलव शांत तब होगा जब डिनोमिनेटर में या तो 2 या 2 की कोई पावर है, या फिर 5 या फिर 5 की कोई पावर है, या फिर ये दोनों है, तभी हमारा दशमलव शांत होगा। शांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। कहने का मतलब जब पेपर में आपको कोई प्राइम नंबर दिया जाएगा, कोई प्रमेय संख्या दी जाएगी, उसको भाग करके चेक नहीं करना, सिर्फ उसके हर को देखना है, उसको डिनोमिनेटर को देखना है। अगर उसमें सिर्फ 2 की ही पावर है, सिर्फ 5 की ही पावर है, या फिर 2 के फैक्टर हैं, 5 के फैक्टर हैं, या फिर इन दोनों के फैक्टर हैं, तो वो टर्मिनेट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, उसको हम शांत दशमलव बोलते हैं। ठीक हो गया। लेकिन अगर 2 या 5 के सिवा कुछ और है डिनोमिनेटर में, तो फिर वो अशांत रहेगा, और अशांत तो रहेगा, साथ में उसमें भागफल में कुछ अंक रिपीट होने लग जाएंगे, जिसको हम बोलेंगे अशांत आवर्ती दशमलव। वो हम अगले पेज पर पढ़ते हैं। ये लीजिए, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं अशांत आवर्ती दशमलव। क्या बोल रहा है?
एक दशमलव जिसमें एक अंक या अंकों का एक सेट या खंड समय समय पर दोहराया जाता है, उसे दोहराव या आवर्ती को दशमलव कहा जाता है। कौन सा? आवर्ती दशमलव। कौन सा? अशांत दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव। इंग्लिश में पढ़ दूं अगर, ए डेसिमल इन विच ए डिजिट और ए सेट ऑफ डिजिट इज रिपीटेड पीरियोडिकली इज कॉल्ड अ रिपीटिंग और अ रिकरिंग डेसिमल। वो ये कह रहा है कि आपका दशमलव समाप्त नहीं हुआ है, रिपीट हो रहा है बार बार, और उस रिपीट होने को ही हम क्या बोलते हैं? अशांत आवर्ती दशमलव। अब वो कितने अंकों के बाद रिपीट होने लग जाएगा? भाई जैसे हमने यहां बता दिया कि भाई अगर 2 या 5 की ही पावर में लिखा हुआ है वो, तो वो टर्मिनेट हो जाएगा। अब मैं कह रहा हूं कि वो रिपीट कितने अंकों के बाद रिपीट होना शुरू हो जाएगा? अधिकतम अगर आप n को d से डिवाइड करते हो, तो जो इसमें रिपीट होने वाला आपका आवर्तकाल होगा उसको बोलते हैं आवर्तकाल। जो अंक होंगे वो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? वो मैक्सिमम d-1 हो सकते हैं। आप जिससे भाग कर रहे हो ना, उससे एक कम पे तो जाके वो रिपीट होने लग जाएगा। इसका एग्जांपल यहां पर है, देखो जब मैंने 7 से 1 को भाग किया तो वो 6 अंकों के बाद रिपीट होना शुरू हुआ। 6 अंकों के बाद तो उसको रिपीट होना ही था, तय था। अगर मैं किसी को 7 से भाग कर रहा हूं तो 7 से 1 कम 6, 6 छठे अंक के बाद तो जाकर उसको रिपीट होना ही पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूं यहां पर कि कोई भी कितने अंकों के बाद जाकर मैक्सिमम रिपीट होगा। तो यदि भाजक n है, हम n से भाग कर रहे हैं, तो 1/n के दशमलव विस्तार में अंकों के दोहराए जाने वाले ब्लॉक में अधिकतम संख्या n-1 होगी। भाई जितने में नीचे डिनोमिनेटर है उससे एक कम में तो ऊपर वाला रिपीट होने लग जाएगा। उसको इंग्लिश में बोलते हैं लेंथ ऑफ पीरियड, और हिंदी में उसको बोलते हैं आवर्तकाल की लंबाई। क्या है? रिपीटेड नंबर, जो ऊपर नंबर है 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो उसको बोलते हैं, आपका जो लेंथ ऑफ पीरियड है वो 2 है। हिंदी में बोलेंगे आवर्तकाल की लंबाई 2 है। अगर 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं, 3 नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो मैं कहूंगा आवर्तकाल की लंबाई 3 है। तो वो ये कह रहा है रिपीटेड नंबर ऑफ द डेसिमल प्लेस इन अ रैशनल नंबर इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ इट्स पीरियड। ये छोटी छोटी चीजें ही आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगी, बहुत ढूंढ ढूंढ के इकट्ठी कर रखी है आपके लिए। अब मुझे ये पता चला कि जब मैं किसी भी रैशनल नंबर को, किसी भी प्रिमेय संख्या को जब दशमलव में चेंज करूंगा ना, तो उसकी 2 ही सिचुएशन आएंगी। या तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा और उसको हम शांत दशमलव प्रसार बोलेंगे, शांत दशमलव प्रसार बोलेंगे। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं इसको टर्मिनेटिंग। अगर वो शेष 0 नहीं आया, अगर शेष 0 नहीं आया तो अशांत दशमलव, अशांत आवर्ती रहेगा। लेकिन आवर्ती मतलब उसमें कुछ अंक रिपीट होने लग जाएंगे। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। भाई टर्मिनेट तो नहीं होगा लेकिन रिपीट होने लग जाएगा। लेकिन अगर एक तीसरी सिचुएशन आ जाए, ना तो वो शांत है, अशांत भी है, अनावर्ती भी है। अनावर्ती का मतलब ये है ना तो वो समाप्त हो रहा है और ना ही उसमें कुछ रिपीट हो रहा, हर एक बार अलग अलग नंबर आ रहे हैं। ऐसे कुछ भी रैंडम आ रहा है, कुछ भी रैंडम आ रहा है, ऐसे ही चल रहा है। ना तो आपका दशमलव समाप्त हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, ना ही रिपीट हो रहा है। इन्हीं को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। अब हम पहुंच गए अपरिमेय संख्या पर।
पता लग गया भाई। जब हम अपनी रैशनल नंबर को एक p बाय क्यू की फॉर्म को जब हम डेसिमल एक्सपेंशन देखते हैं, दशमलव प्रसार देखते हैं, तो ये दो कंडीशन आती है, तो ठीक है। ये तीसरी कंडीशन हमारी रैशनल नंबर की तो आ नहीं सकती, रैशनल नंबर की तो हमारी दो ही कंडीशन होंगी। एक ये तीसरी कंडीशन और सोच ली हमने कि अगर ना वो समाप्त हो ना वो रिपीट हो, उसको बोल लेंगे हम इरेशनल नंबर। अब ये इरेशनल नंबर क्या होता है, थोड़ा और पढ़े इसके बारे में। ये तो मैंने बता दिया आपको कि एक परिमेय संख्या का दशमलव विस्तार या तो शांत दशमलव होगा या फिर अशांत आवर्ती। कहने का मतलब शांत तो नहीं होगा लेकिन रिपीटेड होगा। अब मैं कह रहा हूं नीचे, एक अपरिमेय संख्या का दशमलव विस्तार अशांत और अनावर्ती, अशांत भी होगा और रिपीट भी नहीं होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे। अब ये इरेशनल नंबर क्या है, आपका जो इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है, अराउंड 400 BC पाइथागोरस डिस्कवर्ड द नंबर विच वर नॉट रैशनल नंबर। पाइथागोरस ने कुछ ऐसे नंबर खोजे जो रैशनल नहीं है, उनको हम इरेशनल बोलते हैं। जो परिमेय संख्या नहीं है उनको अपरिमेय बोलते हैं। एक तो इनकी डेफिनेशन दी ये, दूसरी डेफिनेशन क्या दी, दीज नंबर आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स बिकॉज दे कैन नॉट बी रिटन इन रेशियो ऑफ इंटीजर। इन नंबर्स को हम p बाय क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ऐसे नंबर जिनको हम p बाय क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो हमारे इरेशनल नंबर हो सकते हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, आगे मैंने इसमें हिंदी में भी लिख रखा है, वो आप पढ़ लेंगे। कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, ये एग्जाम्पल मैं ऑलरेडी दे चुका हूं कि दशमलव के बाद ना तो दशमलव समाप्त हो रहा है ना ही एक अंक रिपीट हो रहा है, अलग अलग आ रहे हैं, रैंडम आ रहे हैं, ऐसे आते जा रहे हैं, इसको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं, अपरिमेय संख्या होती है। और दूसरा उदाहरण क्या है, दूसरा उदाहरण है, इसको हम बोलते हैं रेडिकल, और हिंदी में इसको बोलते हैं करणी। ये जो रेडिकल है, ये इसको हम स्क्वायर रूट भी बोलते हैं, वर्गमूल भी बोलते हैं। इस वर्गमूल के अंदर कोई संख्या है n, और वो n जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर इसके अंदर कोई संख्या है और वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो वो भी आपका इरेशनल नंबर ही बनेगा। अब सवाल उठता है क्यों, सबसे मेन सवाल है कि क्यों होता है ऐसा। देखिए, सबसे पहले 4 के ऊपर रूट लगा हुआ है, तो एक्चुअल में 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 4 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2। और इस रेडिकल का मतलब, इस स्क्वायर रूट का मतलब होता है किसी भी नंबर की पावर 1/2। इसका अर्थ है किसी भी नंबर की पावर 1/2, ये आपस में पावर से पावर गुणा होंगी और 2 आ जाएगा। अगर इसके अंदर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो वो इस रेडिकल से, इस स्क्वायर रूट से बाहर आ जाती है, पूरी की पूरी बाहर आ जाती है, और ये तो आपका एक इंटीजर है। लेकिन अगर यहां पर मैं √3 ले लेता हूं तो क्या होगा, √3 को मैं इस फॉर्म में नहीं लिख सकता, मतलब किसी भी नंबर की 2 की फॉर्म में नहीं लिख सकता। तो इस तरीके से इस नंबर का जो एक्सपेंशन बनेगा वो लॉन्ग डिवीजन मेथड से बनेगा। ऐसे करते हैं हम इसको, इस तरीके से इसको डिवाइड करते हैं, और यहां पर जो ऊपर डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो कुछ ऐसे आएगा, 1.732, ऐसे ही चलता रहेगा। इसको मैं करके बता सकता हूं, बस टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, आपका आगे सीखेंगे इसको भी हम। जब मैं इसका डेसिमल एक्सपेंशन करता हूं, इसको इस रूट से बाहर निकालने की कोशिश करता हूं, तो ये डेसिमल के बाद ना तो नंबर रिपीट होता ना ही टर्मिनेट होता। तो यहां से मुझे ये पता चला कि रूट के अंदर कोई भी एक नॉन स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर वैल्यू है तो वो भी हमारा इरेशनल नंबर होगी। इसी तरीके से पाई भी हमारा एक इरेशनल नंबर है, हमेशा ध्यान रखेंगे, पाई भी हमारा एक इरेशनल नंबर है। आपके दिमाग में आएगा सर कि पाई का मान तो 22/7 है, नहीं है, इसका ये अप्रोक्स मान है, पूरा मान नहीं है, अप्रोक्स मान है, इसीलिए इसके साथ मैंने ये चिन्ह लगाया। 3.14 भी आपका अप्रोक्स मान है। ये दोनों रैशनल नंबर हैं आपके, लेकिन पाई इरेशनल नंबर है।
अब एक बात और पढ़ेंगे, किन्हीं दो दी गई अपरिमेय संख्याओं के बीच असीम रूप से कई अनेकों अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जिस तरीके से मैंने बताया कि दो रैशनल नंबर के बीच में अनेक रैशनल नंबर होते हैं, वैसे ही दो इरेशनल नंबर के बीच में भी अनेकों इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं। अब जो हमारे टॉपिक का नाम था, अब हम वहां पहुंचे हैं जिसको हम बोलते हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। अब ये रियल नंबर और हमारे वास्तविक संख्याएं क्या होती है। अब एक तरफ तो है हमारे रैशनल नंबर, प्रिमय संख्याएं, एक तरफ है हमारे इरेशनल नंबर। अगर मैं इन दोनों ग्रुप को जोड़ दूं, एक तरफ है हमारी प्रिमय संख्याएं, एक तरफ है अप्रिमय संख्याएं, अगर इन दोनों को जोड़कर एक ग्रुप बना दूं, उसी को वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर बोलते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन पढ़ के बताऊं, द कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर टुगेदर मेक अप व्हाट वी कॉल द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर। इसको हम आर से डिनोट करते हैं। अब हिंदी में पढ़ लेते हैं। सभी प्रिमय संख्याओं और अप्रिमय संख्याओं का संग्रह एक साथ बनाते हैं, जिसे हम वास्तविक संख्याओं का संग्रह कहते हैं, जिसे आर द्वारा दर्शाया जाता है। इसलिए एक वास्तविक संख्या या तो प्रिमय संख्या होती है या फिर अप्रिमय संख्या होती है। ठीक है जी, मैंने आपका जो नंबर ट्री है वो नेचुरल नंबर से लेकर मैं आपको रियल नंबर तक लेके आ गया हूं। अगली क्लास में आपको नंबर ट्री के दर्शन कराएंगे, लेकिन अब थोड़े से क्वेश्चन और एक छोटी सी बात और बचती है, वो सिखाता हूं आपको। मैंने आपको भी बताया कि आपके रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्याएं सभी रैशनल नंबर, सभी इरेशनल नंबर का जो ग्रुप है उसी को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। अब चीजों को जोड़ने के लिए रैशनल नंबर के अंदर क्या क्या है, कहां से शुरू हुए थे हम, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याओं। प्राकृत संख्याओं में जीरो जोड़ दिया, होल नंबर। एक बार इंग्लिश में बताता हूं, पहले मैं बीच बीच में चीजें मिक्स कर रहा हूं। नेचुरल नंबर 1 2 3 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक गए थे, जीरो ऐड कर दिया, होल नंबर। नेगेटिव नंबर ऐड कर दिए, इंटीजर। फ्रैक्शन ऐड कर दी, रैशनल नंबर। ये टोटल ग्रुप हो गया हमारा रैशनल नंबर का। हिंदी में बोलूं, प्राकृत संख्याएं, जीरो ऐड कर दी, पूर्ण संख्याएं, आपके ऋणात्मक नंबर ऐड कर दिए, पूर्णांक, अगर आपकी भिन्न भी ऐड कर दी तो प्रिमय संख्या। इधर अप्रिमय संख्या, जो प्रिमय संख्या नहीं है वो अप्रिमय संख्या है। ये सारी संख्याएं p बाई क्यू की फॉर्म में लिखी जा सकती हैं, इरेशनल नंबर्स p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। ठीक है जी, अब इन दोनों के ग्रुप को रियल नंबर कहते हैं। कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। कैसे, क्या बोल रहा है वो, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। हिंदी में बताऊं, सभी अप्रिमय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। सभी अप्रिमय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। क्या ये सच है? जी हाँ, ये सच है। क्यों? क्योंकि ये बड़ा है, ये छोटा है। रियल नंबर की डेफिनेशन क्या थी, वास्तविक संख्याओं की डेफिनेशन क्या थी, वास्तविक संख्याएं या तो आपकी अप्रिमय संख्या होती हैं या प्रिमय संख्या होती हैं। ये तो अप्रिमय है, इसका मतलब सारी अप्रिमय संख्याएं आपकी वास्तविक संख्याएं होती हैं। यहां भी देख सकते हो रियल नंबर का ये पूरा बड़ा ग्रुप है। अब आगे नीचे दिया गया है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। सभी वास्तविक संख्याएं इरेशनल नंबर होती हैं। ये तो गलत बात है, वास्तविक संख्याएं तो ये भी हैं आपकी, क्या ये भी सारे इरेशनल नंबर है? ये हमारा फॉल्स है। क्या इसका कोई और भी तरीका हो सकता है? इसका एक और भी तरीका हो सकता है इसके क्वेश्चन को हल करने का, वो यहां सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। हिंदी में बताऊं, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं। लिख के देख लो, कुछ नहीं सोचना। सभी होल नंबर पूर्ण संख्याएं होती हैं ये, और आपकी प्राकृत संख्याएं होती हैं ये। वो ये कह रहा है सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं। नहीं, झूठ है भाई, जीरो तो नहीं है। इसका मतलब ये हमारा फॉल्स है। अगला पढ़ो, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। सभी पूर्णांक प्रिमय संख्या होते हैं। पहले पूर्णांक, सभी पूर्णांक आपके प्रिमय संख्या होते हैं, ये कह रहा है।
पहले सभी पूर्णांक लिखो, नेगेटिव इन्फिनिटी से, वो तरीका बता रहा हूं आपको, कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप 100% ठीक करके आओ। ये हैं आपके इंटीजर्स, पूर्णांक। आपके प्रिय संख्याएं क्या होती हैं? ये तो सारी होती ही हैं, लेकिन इसके बीच में फ्रैक्शन भी होती है। अब ये बताओ, क्या सभी पूर्णांक आपके प्रिय संख्याएं होती हैं? बिल्कुल होती हैं, क्योंकि ये सारे के सारे इसमें आए हुए हैं। इसमें ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इसमें नहीं है। क्या सभी पूर्णांक आपके प्रिय संख्याएं हैं? जी हाँ, सारे हैं, क्योंकि ये सारे नंबर इस ग्रुप में आए हुए हैं। तो इसका मतलब ये ट्रू है। इससे अगला पढ़ो, एवरी नेचुरल नंबर इज इंटीजर। इसका उल्टा ही पूछ लिया। ये कह रहा है क्या सभी प्रिय संख्याएं पूर्णांक होती हैं? नहीं होती, क्योंकि इसमें 1/2 आया हुआ है, ऊपर वाले में नहीं है। तो इसका मतलब ये हमारा फॉल्स है। इसका मैं जवाब ऑलरेडी दे चुका हूं। क्या आपकी 0 एक प्रिय संख्या है? क्या 0 एक रैशनल नंबर है? यस, 0 एक रैशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि मैं 0 को 0/1 लिख सकता हूं। दोनों आपके पूर्णांक हैं और नीचे वाला 0 के बराबर नहीं है। चलिए जी, आगे चलते हैं। अब एक आखिरी बात, उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ध्यान से सुनेंगे। सम ऑफ अ रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। इतना लिख के बताना बकवास हो जाएगा, ऐसे ही बता देता हूं आपको। एक है रैशनल नंबर, जिसको हिंदी में परिमेय संख्या बोलते हैं। एक है इरेशनल नंबर, जिसको अपरिमेय संख्या बोलते हैं। चाहे इनको जोड़ो, चाहे इनको घटाओ, चाहे इनको गुणा करो, चाहे इनको भाग करो, रिजल्ट हमेशा इरेशनल नंबर आएगा। ये कह रहे हैं। ये आसान हो गया भाई। बात समझ आई? ये ऊपर यही कह रहा है, एक रैशनल नंबर एक इरेशनल नंबर को चाहे जोड़ो, चाहे घटाओ, चाहे गुणा करो, चाहे भाग करो, रिजल्ट हमेशा इरेशनल नंबर आएगा। ठीक है, एग्जांपल देता हूं। 2 एक रैशनल नंबर है, इसमें मैंने एक इरेशनल नंबर जोड़ दिया। ये जो पूरा नंबर बन गया, कैसा नंबर बना है? इरेशनल नंबर बना है, अपरिमेय नंबर बना है। अगर मैं एक इरेशनल नंबर में से एक रैशनल नंबर घटा दूं तो ये क्या बनेगा? ये भी इरेशनल बनेगा, अपरिमेय ही बनेगा। अगर मैं एक रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर से भाग कर दूं, ये क्या होगा? ये भी आपका एक इरेशनल नंबर ही होगा, एक अपरिमेय संख्या ही होगी। अगर मैं एक परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुणा कर दूं तो रिजल्ट क्या आएगा? अपरिमेय संख्या ही आएगी। ये आप यही लिख रखा है मैंने। अब अगर दोनों इरेशनल नंबर ही हो, एक इरेशनल नंबर में एक अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या ही जोड़ी जाए, घटाई जाए, गुणा की जाए, भाग की जाए, तो क्या रिजल्ट आएगा? तो रिजल्ट निश्चित नहीं है। आपका परिमेय संख्या भी आ सकती है, अपरिमेय संख्या भी आ सकती है। अगर दोनों तरफ मैं इरेशनल नंबर ले लूं, उनको जोड़ूं, घटाऊं, गुणा करूं, भाग करूं, रिजल्ट निश्चित नहीं है। अपरिमेय भी आ सकता है, परिमेय भी आ सकता है। अब जितना मैंने आपको बताया है, आइए क्वेश्चन करते हैं। एक बार टाइम देख लेता हूं, क्लास शायद लंबी ही होगी है, मेरी आदत है। 1 घंटा हो गया है भाई, लेकिन देखिए डेमो क्लास है, आपको भी अच्छा लगना चाहिए, आपको भी मजा आना चाहिए। जब तक मैंने जो पढ़ाया है, अगर आप उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा। सबसे पहले मैंने आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए हैं, ताकि आपको ये महसूस हो कि जो मैंने पढ़ाया है वो वैल्यू फॉर मनी है भी या नहीं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर? इनमें से कौन सा इरेशनल नंबर है? पहला नियम, एक रैशनल नंबर को अगर मैं इरेशनल नंबर के साथ मल्टीपल करता हूं तो रिजल्ट मेरा इरेशनल नंबर ही आएगा। दूसरा, ये रूट के अंदर कैसा नंबर है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ये तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ये तो दोनों रूट से बाहर आ जाएंगे। जब ये दोनों ही रूट से बाहर आ जाएंगे तो ये इरेशनल नंबर कैसा हुआ? लेकिन ये रूट के अंदर एक आपकी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये तो रूट से बाहर नहीं आ सकती, इसका मतलब ये इरेशनल नंबर है।
ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये भी रूट से बाहर नहीं आ सकती, इसका मतलब ये भी इरेशनल नंबर है। तो इनमें से यही एक ऐसा नंबर है जो इरेशनल नहीं है, अप्रिमेय संख्या नहीं है। आगे चलते हैं। आगे है आपका 29/343 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। पहले आप ये बताइए, ये आपका कौन सा नंबर है, रैशनल है, इरेशनल है, आपका इंटीजर है, क्या है ये। सबसे पहले इसको मैं दो नाम दे सकता हूं। पहला इसको नाम दे सकता हूं मैं, ये एक फ्रैक्शन है, एक भिन्न है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, पूरा रिजल्ट पॉजिटिव है मेरा, तो ये फ्रैक्शन हो सकती है। दूसरा, ये रैशनल नंबर भी है, एक प्रिमेय संख्या है। एक प्रिमेय संख्या का अगर मैं दशमलव प्रसार करता हूं तो मेरी दो कंडीशन बढ़ती है, या तो वो शांत हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, या फिर वो अशांत रहेगा लेकिन उसमें भागफल में कुछ अंक रिपीट होने लग जाएंगे। तो अब ये मैं कैसे डिसाइड करूं कि ये शांत है या अशांत है। और दूसरा, फिर अगर ये ऐसा तो हो नहीं सकता कि अशांत भी है और बाद में रिपीट भी नहीं हो रहा, ये तो मेरा इरेशनल नंबर हो जाएगा, तो ये तो है ही नहीं। इन दोनों में से एक आंसर है। अब कौन सा आंसर है, ये शांत होगा या अशांत होगा, कैसे पता चलेगा। हमने अभी सीखा, अगर डिनोमिनेटर में मेरा 2 और 5 है, 2 की पावर है, 5 की पावर है, या दोनों की पावर है, तो वो शांत होगा। अगर वो नहीं है, उसके सिवा कुछ भी है, तो वो शांत नहीं होगा, अशांत होगा और रिपीट होने लग जाएगा। तो नीचे है आपका 7 की पावर 3, तो ना इसमें 2 है ना 5 है। 2 और 5 के सिवा कुछ और भी होता तो भी ना होता ये तो, लेकिन इसमें तो सिर्फ 7 ही है, तो इसका मतलब ये अशांत है और आवर्ती है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है निम्नलिखित में से प्रिमेय संख्या इनमें से कौन सा रैशनल नंबर है। क्या ये रैशनल नंबर है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एक रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ मल्टीपल कर रखा है, एक प्रिमेय संख्या को एक अप्रिमेय संख्या के साथ गुणा कर रखा है, ऐसे रिजल्ट एक अप्रिमेय संख्या आती है। अगर वर्ग के अंदर एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो वो अप्रिमेय संख्या होती है, वो एक अप्रिमेय संख्या होती है। लेकिन अगर मैं इसको देखता हूं तो ये है 2/√3 बटे में √3, तो जो रूट के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं थी वो तो कट गई है। अब 2 तो मेरा एक रैशनल नंबर है, तो यही मेरा आंसर है। मैं आपको सिर्फ एक चीज बताना चाहता हूं, बस आपको जो मैं बेसिक पढ़ाऊंगा वो सुनना है आपने, क्वेश्चन तो फिर चुटकियों में हो जाएंगे। √5 एक कैसी संख्या है, बच्चा बच्चा बता देगा, ये एक अप्रिमेय संख्या है, एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि रूट के अंदर है और एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये पेपर में आए हुए हैं भाई। 3 प्लस में 2√5 एक कैसी संख्या है, मैंने खुद से नहीं लिखे हैं, ये पेपर लिख रखा है कौन सा है आपका। एक अप्रिमेय संख्या को प्रिमेय संख्या में जोड़ रखा है, एक अप्रिमेय संख्या को प्रिमेय संख्या में जोड़ो, घटाओ, गुणा करो, भाग करो, रिजल्ट हमेशा अप्रिमेय संख्या ही आएगा। चलिए जी आगे चलते हैं। आगे है, ये कैसी संख्या है, एक अप्रिमेय संख्या को प्रिमेय संख्या के साथ जोड़ रखा है, तो रिजल्ट चाहे जोड़ रखा हो, चाहे गुणा कर रखा हो, चाहे घटा रखा हो, चाहे जोड़ रखा हो, रिजल्ट हमेशा अप्रिमेय संख्या ही आएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसको हल करने लग जाएंगे। अरे भाई हल करने की जरूरत ही नहीं है, आपको नियम पता होने चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अब ये कुछ क्वेश्चन मेरी तरफ से हैं, थोड़े से आपको प्रीवियस ईयर बता दिए हैं, कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर इज एक्सप्रेसिबल एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। इनमें से कौन सा जो है आपका समाप्त दशमलव है, शांत दशमलव है। समाप्त दशमलव या शांत दशमलव वही होगा जिसके डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 और 5 की पावर होगी, कुछ और नहीं होगा। चलिए चेक करते हैं। इसमें मैं देखता हूं, इसमें अच्छा पहले एक बात और ध्यान रखनी है आपने, जब कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है ना, उसमें आप एक चीज और चेक कर लिया करो, ऐसा तो नहीं कि आपस में किसी एक नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। इसको आपने इसको सबसे इसके छोटे रूप में लेके आना है, इस रैशनल नंबर को। अगर ये किसी एक साझे गुणनखंड से, कॉमन फैक्टर से डिवाइड हो रहे हैं तो उससे डिवाइड करने होते हैं, बस आपको बता रहा हूं। यहाँ पर ये डिवाइड नहीं हो रहे हैं, मैं इसको अगर देख रहा हूं तो ये 3 से भाग हो रहा है, इसका मतलब इसके अंदर तो 3 है। अगर इसके अंदर 3 है तो ये हमारा शांत दशमलव नहीं हो सकता। इसके अंदर भी 3 नजर आ रहा है मुझे, ये भी हमारा शांत दशमलव नहीं हो सकता। अगर मैं इसको देख लूं एक बार, 625 का मतलब है 5 की पावर 4, तो इसमें तो सिर्फ 5 की ही पावर है, इसका मतलब ये हमारा शांत दशमलव है। ठीक है, शांत दशमलव या टर्मिनेटिंग डेसिमल बोल सकते हैं।
आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, इनमें से कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल है? भाई देखते ही बता दो अब तो, ये आपका आंसर है। कैसे आंसर आया? अब वो आपको समझ होनी चाहिए। इसके डिनोमिनेटर में है 16 पंजे 80, 16 मतलब 2 की पावर 4 और 5 मतलब 5 की पावर 1। इसमें सिर्फ 2 और 5 की पावर ही है, इसलिए शांत दशमलव है। इसके अंदर 3 है, इसके अंदर 7 है, इसके अंदर 13 है, ये मेरा शांत दशमलव नहीं है। चलिए जी आगे चलते हैं। आगे है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर विल टर्मिनेट आफ्टर। अब की बार आपसे ये पूछा है कि परिमेय संख्या का दशमलव विस्तार निम्न में से किसके बाद समाप्त हो जाएगा, कितने दशमलव के बाद समाप्त हो जाएगा। ये तो पता है हमें कि ये टर्मिनेटिंग है, लेकिन कितने दशमलव के बाद शांत हो जाएगा। उसका तरीका ये होता है, हर में डिनोमिनेटर में 2 और 5 होंगे, जिसकी पावर ज्यादा है उतने ही बाद टर्मिनेट हो जाएगा। इसमें 5 की पावर 1 है और 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 है तो 2 अंकों के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। अगर 5 की पावर 3 होता, इनमें से जिसकी पावर ज्यादा है वही आंसर लगा दो। एक बात ध्यान रखनी है, एक बात को ध्यान रखना है, कभी भी, अच्छा ये हुआ कैसे है, पहले मैं इसकी डिटेल बताता हूं आपको, फिर चीजें समझ आएंगी। अब मुझे क्या पता कि ये कितने डेसिमल के बाद टर्मिनेट होगा। उसका तरीका ये है कि आपने नीचे सिर्फ जीरो रखनी है, नीचे सिर्फ आपने जीरो बनानी है। अब ये बताइए जीरो कैसे बनती है? जीरो बनाने का तरीका एक ही है मेरे पास, मैं 5 को किसी इवन नंबर के साथ गुणा करूं, और सबसे छोटा इवन नंबर है 2। 5 को अगर मैं 2 के साथ गुणा करूं तो जीरो बन जाएगी हमारी, ठीक है। अब मुझे यहां पर भी नीचे सिर्फ जीरो बनानी है, तो कहने का मतलब इन दोनों की पावर को बराबर करना है, ताकि जितनी मैक्सिमम जीरो बन सके वो बन जाए। अब यहां पर 2 की पावर 2 है, लेकिन 5 की पावर 2 नहीं है, तो मैंने ऊपर नीचे 5 से गुणा कर दिया। क्यों गुणा किया, समझ में आ गया आपको? मैंने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल दी इसकी, हम गुणा कर सकते हैं ऊपर नीचे। अब क्या होगा, ऊपर क्या आ गया, 7 5 35, 5 3 15, 15 और 3 18, नीचे हो गया 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, और ये हो गया एक्चुअल में 100। 100 कैसे हुआ, 1 2 और 1 5 मिलकर 1 0 बनाते हैं। अगर ये दोनों 2 2 हो जाएंगे तो 2 0 लग जाएंगे, या फिर गुणा कर लो 25 चौका 100। तो अब डेसिमल कितने के बाद लगी है, 2 के बाद लगी है। डेसिमल कितने के बाद लगी है, 2 के बाद लगी है। वो मैंने अभी आपको बता भी दिया था, लेकिन एक गड़बड़ हो सकती है। अगर ऊपर वाला नंबर इन दोनों में से किसी से भाग होता हो तो गड़बड़ हो जाएगी। कई बार वो ऐसा कर देता है, हालांकि ऐसा करना नहीं होता। आपको एक ऐसी फ्रैक्शन नहीं दे सकते क्वेश्चन में जो किसी एक कॉमन फैक्टर से डिवाइड हो रही है, लेकिन अगर ऐसे डिवाइड हो रही है वो, तो आपको पहले वो डिवाइड करके देखनी पड़ेगी। 37 2 और 5 से पूरा पूरा भाग नहीं होना चाहिए, 37 के अंदर 2 और 5 का फैक्टर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, फिर इस डिटेल मेथड से चेक करना पड़ेगा आपको। चलिए आगे चलते हैं। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर विल टर्मिनेट आफ्टर, यही पूछा है कि इसमें दशमलव कितने अंकों के बाद समाप्त हो जाएगा। पहले ऊपर वाला नंबर ये देखना है कि आप 2 से 5 से भाग हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एक ओड नंबर है, 2 से भाग नहीं होता, पीछे 0 या 5 भी नहीं है, ये 5 से भी भाग नहीं होता। अब बस ऊपर वाले को देख लो, 1225 को हम क्या कह सकते हैं, 125 गुणा में 10 कह सकते हैं। 125 का मतलब है 5 की पावर 3, 10 का मतलब है 5 गुणा में 2, एक पावर और बढ़ गई, तो 5 की पावर 4 और 2 की पावर 1 है। मैंने क्या बताया था आपको, मैंने ये बताया था जिसकी पावर ज्यादा है उतने ही डेसिमल के बाद टर्मिनेट होगा। इसकी पावर 4 है तो 4 अंकों के बाद डेसिमल टर्मिनेट हो जाएगा, दशमलव शांत हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे है, अब ये कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसे एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और आंसर लगाओ। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच अनेकों परिमेय संख्याएं होती हैं। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच इन बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स। बताया था मैंने कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनेकों परिमेय संख्याएं होती हैं। चलिए आगे चलते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर, इनमें से कौन सी अप्रिमेय संख्या है। पी बाई क्यू की जो फॉर्म में लिखी गई वो तो कभी भी अप्रिमेय संख्या नहीं हो सकती, एक बात। दूसरा कि क्या ये अप्रिमेय संख्या है, नहीं। जो डेसिमल के बाद टर्मिनेट होगी है वो हमारी अप्रिमेय संख्या नहीं होती है। ये लगा हुआ है बार, इस बार को अगर मैं समझाऊं आपको अभी यहां पर बताऊं, जब मैंने एक डेसिमल का एक्सपेंशन किया था, एक दशमलव प्रसार आया था, तो ऐसे आ गया था वो। अब इसको ऐसे लिखने की बजाय, रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए, पुनरावृत्ति को इग्नोर करने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, जो नंबर जो अंक रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार लगा सकते हैं। अगर ये 2 नंबर रिपीट हो रहे होते, ऐसे ही चल रहा होता, इसको इस तरीके से लिखने के बजाय मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि जो दशमलव के बाद रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार लगा दो, इसका मतलब है ये रिपीट हो रहा है। आपको पता है कि अगर दशमलव आपका टर्मिनेट नहीं होता, रिपीट होने लग जाता है, तो वो तो आपका रैशनल नंबर होता है, इरेशनल तो नहीं होता। इरेशनल तो वो होता है जो डेसिमल के बाद ना तो टर्मिनेट होता ना रिपीट होता। ये मेरा आंसर है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। पाई कैसा नंबर है, पाई एक अप्रिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। चलिए आगे चलते हैं। जिस नंबर के ऊपर बार लगी हुई है आंख बंद करके लगा देना कि वो रैशनल नंबर है, वो क्या है, एक रैशनल नंबर है। उसके बाद अब मैंने देखा क्या डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट हो रहा है, डॉट 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 लगा हुआ है, इसका मतलब ये रिपीट नहीं हो रहा, चलता जा रहा है। उसके बाद क्या इसमें कोई सेम नंबर रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा। आपको ऐसा लगेगा कि पहले 13 आ गया, फिर 113 आ गया, फिर 1113 आ गया, फिर 11,113 आ गया। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे रिपीट हो रहा है। ये कोई रीजनिंग नहीं है जो आपने कोई जुगाड़ लगाना है। आप देखोगे इसमें कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, अलग अलग नंबर आ रहे हैं, अलग अलग, और सिर्फ आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि एक एक बढ़ता जा रहा है, लेकिन सेम तो नहीं आ रहे ना। तो इसका मतलब ये इरेशनल नंबर है। आगे चलिए, ये नंबर कैसा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे इसमें तो 63 रिपीट हो रहा है, 63 रिपीट हो रहा है, आगे 63 रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा क्योंकि डॉट डॉट लग रहे हैं। आपका शांत तो नहीं है लेकिन आवर्ती वाला है, रिपीट हो रहा है। आपका आंसर है नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिपीटिंग है। अशांत, असमाप्त भी बोल सकते हैं लेकिन दोहराव वाला है। अशांत है लेकिन दोहराव वाला है। इसको बात और शुद्ध भाषा में लिखना है तो मैं लिखूंगा अशांत है लेकिन आवर्ती वाला है। √2 एक इरेशनल नंबर है। वर्गमूल के अंदर कोई भी संख्या जो पूर्ण वर्ग नहीं है। एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रतिनिधित्व क्या होता है, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रैशनल नंबर। अगर एक रैशनल नंबर एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार लिखते हैं तो कैसा आएगा, या तो शांत आएगा या फिर अशांत आवर्ती वाला आएगा। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, या तो टर्मिनेटिंग आएगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग आएगा। ईदर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, ईदर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, या तो समाप्त होने वाला या दोहराने वाला, या तो समाप्त हो जाएगा या फिर एक वर्ड को, एक डिजिट को दोहराने लग जाएगा। द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इरेशनल नंबर, एक अप्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसे होगा, ना तो आपका समाप्त होगा ना ही आपका रिपीट होगा। उसको बोलते हैं नीदर टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नीदर टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, अशांत अनावर्ती। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी डिजिट आर देयर इन द रिपीटिंग ब्लॉक। आवर्ती काल की, आवर्त काल की लंबाई पूछी है। जब मैं इस रैशनल नंबर को, इस रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन करूंगा, जब इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार करूंगा तो दशमलव के बाद ये रिपीट होने लग जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके डिवाइड में 7 है। तो कितने ब्लॉक, कितने खंड अंकों के रिपीट होंगे, मैक्सिमम कितने के हो सकते हैं, मुझे पता है इसके नीचे 7 है तो मैक्सिमम 6 नंबर के हो सकते हैं। एक आपके दिमाग में सवाल आएगा, अगर यहां 3 होता ऑप्शन में, अब तो इस ऑप्शन में सारे ही 6 से ज्यादा हैं, तो मैंने आंख बंद करके लगा दिया कि भाई इसमें जो अंक रिपीट होंगे मैक्सिमम 6 होंगे, 6 से ज्यादा नहीं हो सकती, और सारे ऑप्शन 6 से ज्यादा हैं तो मैंने लगा दिया। अगर इसमें 3 होता ऑप्शन
तो फिर मैं क्या करता, फिर इससे इसको भाग करके देखता। भाई मैंने ये कहा है कि 7 से मैं किसी संख्या को भाग करूंगा ना, तो मैक्सिमम इससे एक कम 6 अंकों का खंड या फिर आवर्त काल रिपीट होने लग जाएगा। ये मैक्सिमम है, इससे कम भी हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। अब ऑप्शन में इससे कम है ही नहीं, तो मैंने इसलिए 6 लगा दिया। अदरवाइज अगर ऑप्शन में 6 से कम होते तो मैं 7 से इसको भाग करके चेक करता और फिर बताता। द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर, अगर दो अप्रिमेय संख्याओं का गुणन किया जाए, अगर प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर, मुझे नहीं पता, रिजल्ट अनिश्चित है, बताया था मैंने। अगर दो इरेशनल नंबर, दो अप्रिमेय संख्याओं को चाहे मल्टीपल किया जाए, चाहे ऐड, चाहे सब्ट्रैक्ट, चाहे डिवाइड, रिजल्ट निश्चित नहीं है। समटाइम रैशनल नंबर आ जाएगा, समटाइम इरेशनल नंबर आ जाएगा, कुछ फिक्स नहीं है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू स्टेटमेंट, ऐसे क्वेश्चन सबसे टफ होते हैं आपके। क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए पहला कथन, द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर, दो अप्रिमेय संख्याओं का योग इज एन इरेशनल नंबर, वो एक अप्रिमेय संख्या होता है। नहीं, निश्चित नहीं है। अगर दो अप्रिमेय संख्याओं को जोड़ूं तो रिजल्ट अप्रिमेय भी आ सकता है और प्रिमेय भी आ सकता है, तो ये ट्रू नहीं है। अगला, द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर, दो अप्रिमेय संख्याओं का गुणनफल इज एन इरेशनल नंबर, वो एक अप्रिमेय संख्या होगा, ये भी निश्चित नहीं है। अगर दो अप्रिमेय संख्याओं का मैं गुणनफल करूंगा तो रिजल्ट प्रिमेय भी आ सकता है और अप्रिमेय भी आ सकता है। आगे, एवरी रियल नंबर इज ऑलवेज रैशनल नंबर, सारे आपके जो वास्तविक संख्याएं हैं वो रैशनल नंबर होंगी, प्रिमेय संख्याएं होंगी, नहीं होती भाई, क्योंकि आपके रियल नंबर में तो इरेशनल नंबर भी आते हैं, तो रियल नंबर में आपके इरेशनल नंबर हैं और इरेशनल नंबर तो आपके रैशनल नंबर नहीं होते, तो इसका मतलब ये भी ट्रू नहीं है। वैसे तो लास्ट वाला आंसर ही आ गया है, बाकी पढ़ लो एक बार। एवरी रियल नंबर इज ईदर रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, प्रत्येक वास्तविक संख्या या तो प्रिमेय संख्या होती है या फिर अप्रिमेय, ये तो हमने अभी पढ़ाई है। आपकी रियल नंबर की डेफिनेशन यही थी कि वो या तो प्रिमेय संख्या होगी या फिर अप्रिमेय संख्या होगी। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ये दो नंबर देख लो आप, एक पाई है, एक 22/7 है। आपको पता है ये इरेशनल है, अप्रिमेय है, और ये आपकी रैशनल है, क्योंकि p/q की फॉर्म में लिखी हुई है, रैशनल है, परिमेय है। देख लो अब कौन सा सत्य है। पाई आपका इरेशनल है और 22/7 आपका रैशनल है, ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक अप्रिमेय संख्या के साथ एक गैर शून्य प्रिमेय संख्या का गुणनफल किया जाता है। एक अप्रिमेय संख्या का, एक इरेशनल नंबर का अगर गुणन किया जाता है एक रैशनल नंबर के साथ, और वो रैशनल नंबर भी कौन सा है, आपका गैर शून्य, नॉन जीरो रैशनल नंबर, आपका जीरो को छोड़कर कोई रैशनल नंबर है, जीरो को छोड़कर कोई प्रिमेय संख्या है। मैंने आपको बताया था जब आप रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ गुणा करोगे तो रिजल्ट हमेशा इरेशनल आएगा। लेकिन इस क्वेश्चन ने एक बात और याद दिला दी मेरे से, जब मैं आपको ये कह रहा था ना कि प्रिमेय संख्या को और अप्रिमेय संख्या को चाहे जोड़ो, चाहे घटाओ, चाहे गुणा करो, चाहे भाग करो, रिजल्ट हमेशा इरेशनल नंबर आएगा। उसमें ये बात ध्यान रखनी है कि गुणा करते समय वो रैशनल नंबर कभी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जीरो होगा, इरेशनल नंबर के साथ गुणा करके इसको भी जीरो कर देगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है ए रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन √2 और √3, इसके बीच कोई एक रैशनल नंबर बताओ। देखिए ये दोनों आपकी अप्रिमेय संख्या हैं, इनके बीच एक प्रिमेय संख्या बतानी है, कौन सी है। कैसे बताएंगे, इसका डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे, वो मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको। ये है 1.41 समथिंग, आगे ऐसे ही चलता रहेगा। इसका डेसिमल एक्सपेंशन कितना है, 1.732, आगे ऐसे ही चलता रहेगा। इनके बीच कौन सा नंबर है, इनमें से इनके बीच ये नंबर है, 1.6 इनके बीच आता है, और ये एक रैशनल नंबर है। क्यों है, क्योंकि डेसिमल के बाद आगे रिपीट नहीं हो रहा है 6 के बाद, तो इसका मतलब ये एक रैशनल नंबर है और इन दोनों के बीच में है।
चलिए आगे चलते हैं। अगर मैं एक रैशनल नंबर में एक इरेशनल नंबर जोड़ता हूं, प्रिमेय संख्या में एक अप्रिमेय संख्या जोड़ता हूं, तो रिजल्ट हमेशा इरेशनल आता है, एक अप्रिमेय संख्या आता है। चलिए जी आगे चलते हैं। इरेशनल नंबर एक प्रिमेय संख्या किसके बीच में? -3 और 3 के बीच में। वैसे तो 0 होती है, देखते ही पता लग गया होगा आपको। इनके बीच में एक रैशनल नंबर ये है, ऑप्शन में से बताना है, वैसे तो बहुत सारे होते हैं। नंबर लाइन बढ़ा लो एक बार, ताकि आपको चीजें आसानी से समझ आ जाए। इन दोनों के बीच ये तो आपके पूर्णांक हैं, इंटीजर हैं, और ये ही सारे इंटीजर आपके रैशनल नंबर भी हैं। पूछा है कि इन दोनों के बीच कोई एक रैशनल नंबर बताओ, और इस ऑप्शन में मैच होना चाहिए। कौन सा मैच हो रहा है? 0 मैच हो रहा है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। एवरी पॉइंट ऑन ए नंबर लाइन रिप्रेजेंट, ये एक बहुत अच्छी बात है, मैं बताना भूल गया था। ये आपकी एक नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पर कहीं भी कोई भी पॉइंट ले लो आप, वो एक यूनिक नंबर को दर्शाएगा। इस पर कहीं भी कोई भी एक आप यूनिक पॉइंट ले लो, वो किसी एक यूनिक नंबर को दिखाएगा। तो इसका आंसर है ये। एवरी पॉइंट ऑन ए नंबर लाइन रिप्रेजेंट अ यूनिक नंबर, हर एक आपकी जो संख्या रेखा है उस पर प्रत्येक बिंदु एक अद्वितीय संख्या को, अद्वितीय मतलब एक यूनिक संख्या को दिखाता है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रिमेय संख्या है? इनमें से कौन सी प्रिमेय संख्या है? कौन सा रैशनल नंबर है? 0 एक रैशनल नंबर है, बताया था मैंने आपको। चलिए आगे चलते हैं। आगे है, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म लिखनी है। मैंने आपको बताया था कि कोई भी आपकी फ्रैक्शन लिखी हुई है या फिर कोई रैशनल नंबर लिखा हुआ है, उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है इन दोनों को तब तक आप डिवाइड करो, अगर वो किसी एक कॉमन फैक्टर से डिवाइड हो रहे हैं तो उनको डिवाइड करते रहो। तब तक डिवाइड करो जब तक वो एक किसी भी एक नंबर से डिवाइड नहीं होते, एक को छोड़कर। इन दोनों को आप देखोगे तो ये कुछ नंबरों से डिवाइड होते होंगे। जैसे आप चेक, और वो चेक करने से नहीं मिलेगा, इसने खुद ही बता दिया कि ये जो आपका एक फॉर्म है आपके सामने, ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, सरलतम रूप में नहीं है। इसका अर्थ ये किसी एक कॉमन फैक्टर से डिवाइड हो रहे हैं, वो कॉमन फैक्टर आपको पता करना है। ये ऐसे सिंपली 2 या 3 से भाग नहीं होता, कोई एक बड़ा नंबर होगा वो, तो कैसे चेक करेंगे? इसका तरीका हम दूसरा करते हैं। हम ऐसे करते हैं कि इसको हल करने के बाद इनमें से कोई एक आंसर आएगा, उस बड़े से बड़े कॉमन फैक्टर से भाग करने के बाद आंसर जो है इन ऑप्शन में से एक है। इसका मतलब इन चारों ऑप्शन में से वही आंसर है जिसका न्यूमरेटर न्यूमरेटर को पूरा पूरा भाग कर देगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को पूरा पूरा भाग कर देगा। सबसे पहले मैंने इसका डिनोमिनेटर ले लिया 26। अब 26 का डिविजिबिलिटी रूल मुझे नहीं पता है। 26 के 2 टुकड़े बना लिए, एक 13 और एक 2। अब मैंने चेक किया, ये तो 2 से ही नहीं भाग हो रहा। नहीं सॉरी, नीचे वाला, सिर्फ मैंने नीचे वाला चेक करना है, सिर्फ नीचे वाला चेक करना है। ये 2 से तो भाग हो रहा है, 13 से करना है। 13 से भाग करता हूं तो 13 8 104, 13 से भाग नहीं हो रहा है। आप देखोगे 13 8 104 करोगे तो यहां से बचेगा 12, तो 12 इसमें 128, ये 13 से भाग नहीं होता। अगर ये 13 से नहीं भाग होता तो 26 से भी नहीं होता। इसका मतलब 26 से पूरा पूरा भाग नहीं हो रहा, तो ना तो ये आंसर हो सकता ना ये आंसर हो सकता, क्योंकि इसके दोनों के डिनोमिनेटर में 26 है। अगर 26 से हो जाता तो हम क्या करते? तो फिर न्यूमरेटर से चेक करते हम। अब अगला ऑप्शन लिया, इन ये दोनों में 16 है, दोनों के डिनोमिनेटर में 16 है। 16 से इसको भाग करके देखता हूं तो 16 7 112, 16 3 48, 16 से भाग हो रहा है। इसका मतलब आंसर इन दोनों में से एक है। कौन सा आंसर होगा? जिसका न्यूमरेटर न्यूमरेटर को भाग कर देगा, जिसका अंश अंश को भाग कर देगा। 15 से चेक करता हूं, 15 7 105, 15 3 45, 15 से भाग हो गया है, तो ये मेरा आंसर है। अगर आप डायरेक्टली वो नंबर ढूंढने लगोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। दोस्तों, मैंने आपको आज एक डेमो क्लास दी है, लगभग 2 घंटे की होगी है। मैंने इसमें आपको रियल नंबर पूरी डिटेल से पढ़ाने की कोशिश की है, और आपके बिहार स्टेट में जितने क्वेश्चन आए हुए थे प्रीवियस ईयर में, वो सारे जब तक मैंने इतना पढ़ाया है इसी में से आए हैं। हालांकि अभी हमारा रियल नंबर बचा हुआ है, वो हम अगली क्लास में देखेंगे। यहां से आगे जो आपको क्लास मिलेगी वो क्लास आपको मेरे ऐप पर ही मिलेगी, और वो आपको कोर्स परचेज करके ही मिलेगी। इस क्लास की जो ये पीडीएफ है ये मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा मैं। बाकी आपको पीडीएफ सॉल्यूशन मेरे क्लासेस में मिलेगा, और यहाँ से आगे आप सिर्फ ऐप पर ही देख पाओगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।